कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभू कभी भोले भंडारी नाम है बेअंत तोरे जग बलिहारी शिव का नाम हो सुबह शाम हो शिव का नाम हो सुबह शाम हो जपते रहो जब तक दम में है दम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम जय भोले बाबा। दक्ष प्रजापति जब हंकारा त्रिशूल से शीश उतारा दक्ष प्रजापति जब हंकारा त्रिशूल से शीश उतारा माफी मांगी होश में आयो बकरे को जब शीश लगायो आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न बकरे ने मुख से जो बोली बम 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 भोले बम भोले बम 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 बम बम। हाँ जी और ताली बजा के मीठी मीठी 1 2 3 4 हल्का हल्का डांस यो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद शंभो हे मोहा पहाड़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमधारी ध्यान लगाई के लाइक करके शेयर करके लाइक ठोक दो तुम इस वीडियो को। भोले बम भोले बम बम
बम भोले बम बम बम। खेल रही है जटा में गंगा, हाँ कर खेल रही है जटा में गंगा, तन पे खाल बागांबरी अंगा, पैरों योगी मस्त मलंगा, वीरो जोगी मस्त मलंगा, मस्त मलंगा। उदास मांगे तेरी नजर करम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। मेरे दोस्तों क्या हाल चाल है तुम्हारे? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बोलना नालायक। ओम नमः शिवाय बोल। ओम नमः शिवाय। हो क्या बात है, क्या महफिल जमाई है आपने यार, मजा आ गया, मजा आ गया। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है तुम्हारे? हंस भी लिया करो कदे। भगवान देखो, एक इंसान ही है जो हंस सकता है, जो नहीं हंसते वो जानवर होते हैं। कभी आपने किसी कुत्ते को देखा है ऐसे करते? कभी किसी शेर को देखा है? कभी किसी भैंस को देखा है? इंसान ही हंस सकता है। एक चीज तो भगवान ने इंसान को अलग दी है, वो भी तुम नहीं करते। हंस के दिखाओ सारे बच्चे, थोड़ा सा हंसो, हंसो थोड़ा सा, थोड़ा। यार यार यार, ओ माय गॉड, हंसते रहा कर यार। देखो और क्या, क्यों टेंशन लेके बैठ जाते हो जिंदगी में? टेंशन दुनिया जहान की ले रखी है तुमने यार, हद होगी। तुम्हारा छोटे छोटे तुम बच्चे हो, इतनी टेंशन क्यों लेनी है तुमने? हैं बताओ, क्यों लेते हो इतनी टेंशन? बोलो मेरे बच्चों। सर मंकी तो हंसते हैं, मंकी तो मंकी से ही तो इंसान बने हैं। मंकी ही थे तुम पहले नालायकों, पहले तुम बंदर ही थे, बंदर से इंसान का जन्म हुआ है। तो मंकी तो हंसते ही है, मंकी तो फिर आगे इंसान का रूप धारण करते हैं ना। मंकी तो करते हैं ना नालायक। चलो आ जाओ सारे बच्चे, फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से जी। ऑटोमेटिक आपको देख के हंसी आ जाती है। अच्छा जोकर लग रहा हूँ तुम्हें मैं, हैं? क्या कहने लग रहे हो भाई तुम? आपको देख के हंसी आ जाती है, जोकर लग रहा हूँ तन्ने में? हैं सारी उम्र में जोकर जिया बने आ रहा, मेरी जिंदगी हो गई। वो फिर वो जोकर वाली स्माइली मुंह पे आ जाती है, ऐसा तो नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया जी, आ जाओ। फेस टू फेस क्लास यार देखते हैं। अभी फेस टू फेस क्लास का भी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि खचाखच स्टेडियम भर जाता है, तो वो ना पैर रखने की जगह नहीं होती। और दूसरा फिर वो लिफ्ट का काम वाम भी चल रहा है, तो उनको उनको टाइम दे रखा है 12 बजे के बाद वो लिफ्ट का काम करते हैं। 12 बजे तक तो 11:30 बजे तो जीडी सर की क्लास होती है, उसके बाद फिर वो लिफ्ट का काम स्टार्ट होगा। तो फिर कई बार अगर मान लो मैं उनको बोल भी दूं 1-2 दिन के लिए, फिर स्टेडियम इतना भर जाता है कि बच्चों को बिठाने की जगह नहीं होती, चेयर्स कम पड़ जाती हैं। फिर वो कई बार मेरी सीट जहां पे मैं खड़ा होता हूँ वहां तक पहुंच जाते हैं, तो फिर ना मेरे को मूव करने की भी जगह नहीं मिलती। इसलिए फिर मैंने कहा यार कम से कम यार आराम से बंदा ऐसे करके मूव तो हो सके। अब मान लो वहां बंदा ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे कैसे पढ़ाएगा, बताओ बताओ, ऐसे मूव भी नहीं हो पाता मैं वहां पे। हाँ चलो आ जाओ मेरे दोस्तों जी ठीक है
आ जाओ इधर देखो ध्यान से जी। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब मैं आपको बता दूं, आज हमें सप्लाई का चैप्टर पैकअप करना है जी। ठीक है जी, आज हमें सप्लाई का चैप्टर पैकअप करना है। ठीक है ना, आज हमें सप्लाई का चैप्टर पैकअप करना है। ठीक है, आज हमें सप्लाई का चैप्टर क्या करना है, पैकअप करना है। क्या करना है हमें, सारे बच्चे बोलो क्या करना है, पैकअप करना है। जल्दी बोलो क्या करना है, पैकअप करना है। ठीक है, तो हमने कल कहां तक सप्लाई का चैप्टर किया था? कल आई थिंक हमने क्या कर लिया था, जो मेरे को मोटा मोटा याद आ रहा है, कल वाली क्लास के अंदर हमने आई थिंक 7-1 पूरा खत्म कर लिया था, जो मुझे लग रहा है। ठीक है ना, कल वाली क्लास में आई थिंक 7-1 हमने पूरा खत्म कर लिया था। तो एक बार ऐसा करते हैं कि पहले कल वाली क्लास में जो किया था मोटा मोटी सी वो देख लेते हैं, फिर आज जो हमें करना है इसको हम पैकअप करेंगे। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे आ जाओ। सर 12:30 बजे बेस्ट था, नहीं क्लास 12:30 ही होगी। मेरे को थोड़ा बहुत मतलब आधा घंटे जल्दी मिल जाता है तो जल्दी आ रहता हूँ यार। मेरे को ये था कि आज थोड़ी सी लंबी क्लास ले लूंगा भाई, आज मैं क्लास ले लूंगा आपकी 1:30 बजे तक। वैसे तो 1:30 बजे तक तो हुआ तो 2 ही घंटे ना, 1:45 बजे तक ले लूंगा। चलो ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी। अब जो यहाँ पे हमने चैप्टर की जो रिवीजन स्टार्ट की हुई है ना, वो हमने सप्लाई के चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट की हुई है। देखो सारे अच्छे अच्छे बच्चे ना मेरे को एक बात बताएंगे, जितने भी ढोकले बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। एक तो मैंने कहा था सप्लाई सेक्शन 7 में, एक मैंने कहा था सप्लाई सेक्शन 8 में, एक मैंने कहा था शेड्यूल 1 है, एक मैंने कहा था शेड्यूल 2 है, एक मैंने कहा था शेड्यूल 3 है। अगर इन 5 चीजों का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा तो तुम सप्लाई के बारे में नॉलेज पूरी लेके चलोगे, तुम्हें सप्लाई से रिलेटेड नॉलेज होगी, क्योंकि तुम्हें सप्लाई के बारे में सारा पता होगा। अब इन 5 चीजों में से एक तो हमने सेक्शन नंबर 8 वो तो हमने पहले ही कवर कर लिया था। फिर सेक्शन नंबर 8 के बाद हमने सेक्शन नंबर 7 स्टार्ट किया था। अब यहां पर मैंने कहा था 7-1 के अंदर एक तो 7-1 मैंने कहा था, उसके बाद फिर मैंने कहा था 7-1 कैपिटल ए है, और फिर मैंने कहा था यहां पे 7-2 है, और फिर मैंने कहा था 7-3 है। वो 7-3 अभी हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ पे 7-1 है, 7-1 कैपिटल ए है और 7-2 है। अब यहाँ पे 7-1 के अंदर हमने कई सारे पॉइंट हमने किए थे। एक तो 7-1 ए मैंने कहा था, एक 7-1 डबल ए मैंने कहा था, एक 7-1 बी का था, और एक 7-1 सी का था। एक जमाने में 7-1 डी होता था, उसकी हत्या हो चुकी है, अब वो 7-1 कैपिटल ए में आ चुका है। अब अभी तक हमने 7-1 ए रिवाइज कर लिया, डबल ए रिवाइज कर लिया, बी रिवाइज कर लिया, सी रिवाइज कर लिया। ये चारों के चारों प्रोविजन जो है वो कल वाली क्लास में हमने रिवाइज कर लिए। होपफुली आपने कल वाली क्लास रिवाइज कर ली होगी। और मैं बता दूं आज वाली क्लास 100%, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बुरा मानना बुरा मान लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% प्राइवेट होगी। ठीक है ना, अब ये पब्लिक सिर्फ तब होगी जब कल सारे के सारे बच्चे लाइव आएंगे, क्योंकि मजाक में ले रखा है ना आपने, तो कोई बात नहीं। अब जितने बच्चे लाइव आए हैं वही इसका बेनिफिट लेंगे। आप मुझे मैसेज करोगे तो भी मैं पब्लिक नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं। ठीक है ना, ये पब्लिक तब होगी जब कल सारे बच्चे लाइव आएंगे, तब ऑटोमेटिकली मैं पब्लिक कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पब्लिक ही करनी है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं 7-1 ए की बात करता हूं तो 7-1 ए कहता है कि आपके सभी कामों को हम सप्लाई बना देंगे, आपके सभी कामों को हम सप्लाई बना देंगे। 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। एक तो वो काम विद कंसीडरेशन में होना चाहिए, और वो काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। इट मींस अगर आपने कोई काम विद कंसीडरेशन में किया और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया, उस काम को हम 7-1 ए में सप्लाई बनाएंगे। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद कंसीडरेशन किसे कहते हैं वो सारी बातें हमने देख ली थी। फिर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है वो भी हमने यहां पे देख लिया था। तो ये सारी बातें 7-1 ए में सप्लाई बन जाती हैं। फिर 7-1 डबल ए कहता है कि सेल्फ सप्लाई वाले काम को भी हम सप्लाई बना देंगे। अब ये सेल्फ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन अपने ही मेंबर्स के लिए, अगर कोई पर्सन अपने ही मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसको भी 7-1 डबल ए में सप्लाई बना देंगे। तो सेल्फ सप्लाई वाले काम भी सप्लाई बन जाएंगे। फिर 7-1 बी, अब 7-1 बी में क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। 7-1 बी कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले काम भी सप्लाई बनेंगे, बट वो तब बनेंगे अगर विद कंसीडरेशन में होंगे, चाहे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, मतलब कंसीडरेशन होना जरूरी है इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में, तो वो 7-1 बी में सप्लाई है। अब बच्चा ये बात कहता है सर अगर सर्विस इंपोर्ट की विदाउट कंसीडरेशन में, उस केस में क्या होगा? तो विदाउट कंसीडरेशन वाले जो काम होंगे ना वो 7-1 सी में आते हैं। तो पहली बात ये दिमाग में लेके चलो, विद कंसीडरेशन वाले काम 7-1 ए में है, 7-1 डबल ए में है, 7-1 बी में है। विदाउट कंसीडरेशन वाले काम जो है वो 7-1 सी में। जब मैंने 7-1 सी तुम्हें रिवाइज कराया तो मैंने कहा विदाउट कंसीडरेशन वाले सारे काम सप्लाई नहीं बनते, वही काम विदाउट कंसीडरेशन वाले सप्लाई बनते हैं जो शेड्यूल 1 में आते हैं।
फिर शेड्यूल 1 में टोटल मिला के आपके 4 पैरा आते हैं। एक तो मैंने कहा था यहां पर पैरा 1 होता है, एक मैंने कहा था पैरा 2 होता है, एक मैंने कहा था पैरा 3 होता है, और एक मैंने कहा था पैरा 4 होता है। अब अगर पैरा 1 की बात करूंगा, पैरा 1 कहता है 4 कंडीशन है। पहले कंडीशन ये है कि परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट का हो, उस पे आपने आईटीसी अवेल कर लिया हो और विदाउट कंसिडरेशन हो। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ये काम पैरा 1 में सप्लाई बन जाएगा। मतलब बिजनेस के एसेट का परमानेंट ट्रांसफर करना विदाउट कंसिडरेशन, तो पैरा 1 में सप्लाई बनेगा, ये बात गवर्नमेंट कहती है, बट आपने उस पर आईटीसी क्लेम कर लिया। फिर पैरा 2 ये बात कहता है कि अगर आपने गुड्स और सर्विस की सप्लाई की है, किसके बीच में, या तो रिलेटेड पार्टी के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, इसको भी हम सप्लाई मान लेंगे। बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात होगी 50,000 तक सप्लाई नहीं मानेंगे, 50,000 से ऊपर वाली आइटम को सप्लाई मानेंगे और पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। पैरा 3 ये बात कहता है प्रिंसिपल अगर एजेंट को सप्लाई करेगा, एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करेगा, पैरा 3 में सप्लाई है। अब यहां पे एजेंट का मतलब क्या होता है, यहां पे एजेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि एजेंट मतलब जो अपने नाम से इनवॉइस इशू कर सकता है, जो अपने नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है उसको एजेंट वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। जो अपने नाम से इनवॉइस इशू नहीं कर रहा वो पैरा 3 में कवर नहीं होगा। फिर पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्या कि आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है, लेने वाला कोई भी हो, बट आपने सर्विस जो ली हो या तो वो रिलेटेड पार्टी से ली हो या अपनी ही किसी एस्टेब्लिशमेंट से ली हो और वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो, तो वो काम पैरा 4 में सप्लाई बन जाएगा। ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की थी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रहा है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो ये मोटा मोटी बातें हमने अभी तक रिवाइज की हैं सप्लाई के चैप्टर में, इन बातों को हमने यहां पे समझे। ठीक है, चलो सर पैरा नंबर याद करना जरूरी है, अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, नहीं याद हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब यहां पे आ जाओ, अब इधर देखो, अब हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज 7(1) कैपिटल ए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। 7(1) कैपिटल ए क्या कहता है उसको थोड़ा ध्यान से समझो कि 7(1) कैपिटल ए क्या है। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बिल्कुल शांति से यहां पर बैठेंगे और एक बार 7(1) कैपिटल ए समझेंगे। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन तुम्हारे पेपर में कभी नहीं आएगी। रिलेटेड पार्टी में तुम्हें मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी में फैमिली भी आती है और फैमिली में बीवी और बच्चे हमेशा अच्छे होते हैं। मम्मी पापा जो होते हैं, भाई बहन जो होते हैं, वो तब अच्छे होते हैं जब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली का पॉइंट तुमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज बहुत मतलब रिलेटेड पार्टी का मीनिंग क्या है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर मुझे प्रोविजन याद नहीं हो रहा, पैरा क्या याद होगा? तो यहां अगर कमेंट करता रहेगा तो प्रोविजन क्या, मेरे को लग रहा है अपना नाम ही ना भूल जाइए ध्रुव, तू कभी हो सकता है कहीं तू नाम ही ना भूल जाए मैं कौन हूं, क्योंकि जितनी बार यहाँ पे मैसेज करेगा ना उतनी बार हम कुछ भूलते हैं। नालायक, प्रोविजन याद नहीं हो रहा, पैरा क्या याद करूंगा? शुक्र है नाम तो याद है तेरे को अपना, कहीं पता लगे नाम ही ना भूल जाइयो। इधर सुन ध्यान से नालायक। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे 7(1) कैपिटल ए पर आओ। 7(1) कैपिटल ए क्या कह रहा है? 7(1) कैपिटल ए ये बात कह रहा है कि जो काम 7(1) में सप्लाई बन चुका है, बहुत ध्यान सुनना चाहिए, बहुत ध्यान सुनना। 7(1) कैपिटल ए कह रहा है जो काम 7(1) में सप्लाई बन चुका है। अच्छा एक बात बताओ, जो काम 7(1) में सप्लाई बन चुका है या तो वो काम गुड्स की सप्लाई होगा या वो काम सर्विस की सप्लाई होगा, क्योंकि गुड्स वाले केस में रेट अलग है और सर्विस वाले केस में रेट अलग है। क्योंकि गुड्स वाले केस में रेट अलग है और सर्विस वाले केस में रेट अलग है। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि गुड्स वाले केस में रेट अलग है, सर्विस वाले केस में रेट अलग है, तो गुड्स और सर्विस की सप्लाई कैसे बनेगा उसके लिए गवर्नमेंट 7(1) कैपिटल ए लेके आई है, बस ये पर ध्यान दो। तो 7(1) कैपिटल ए क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई का है, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई का नहीं है। मतलब अगर तुम्हें यह जानना है सप्लाई क्या है, तुम्हें 7(1) पढ़ना पड़ेगा, वो काम किसकी सप्लाई बनेगा उसके लिए 7(1) कैपिटल ए पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे आ जाओ सारे के सारे बच्चे जी, इधर देखो ध्यान से। सेक्शन नंबर 7(1) कैपिटल ए, सेक्शन नंबर 7(1) कैपिटल ए किसका है? क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। या तो वो सप्लाई बनेगा गुड्स की या वो सप्लाई बनेगा सर्विस की।
अब अगर वो गुड्स और सर्विस की सप्लाई बनेगा, उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है आपको रेफर करना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 2। अब यहां से शेड्यूल नंबर 2 की रिवीजन स्टार्ट होने जा रही है, बहुत ध्यान से इस रिवीजन को सुनना। अब यहां पे गवर्नमेंट कहती है शेड्यूल 2 में टोटल मिला के 7 पैरा हैं, टोटल मिला के 7 पैरा हैं, 7 नहीं 6 पैरा हैं वैसे, अब पहले 7 पैरा थे, अब 6 पैरा टोटल मिला के हैं। एक तो पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6। जैसे शेड्यूल 1 में 4 पैरा थे, ऐसे ही शेड्यूल 2 में 6 पैरा हैं, और इस 6 पैरा में टोटल मिला के 17 एंट्री हैं। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, जो डेली बेस पे रिवीजन कर रहे होंगे, उनको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि 6 पैरा हैं, 6 पैरा में 17 एंट्री हैं। 17 एंट्री कैसे हैं? पैरा 1 में ए है, बी है और सी है, 3 एंट्री पैरा 1 में है, 2 एंट्री पैरा 2 में है, यहां पर ए है और यहां पर बी है, 1 एंट्री पैरा 3 में है, यहां पर सिर्फ ए है, 3 एंट्री पैरा 4 में है, यहां पर ए भी है, यहां पर बी भी है, यहां पर सी भी है। फिर 5 एंट्री पैरा 6 में है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। आई थिंक 6 एंट्री है, एफ भी यहां पे है। और फिर 2 एंट्री आपकी निकल के आ रही है पैरा 6 में, यहां पर ए भी है और यहां पर बी भी है। ये टोटल मिला के 17 एंट्री है। पहले इनको समझो ये काम चल कैसे रहा है। पहले समझो ये काम चल कैसे रहा है। पैरा 1 में 3 एंट्री है, पैरा 2 में 2 एंट्री है, पैरा 3 में 1 एंट्री है, पैरा 4 में 3 एंट्री है, पैरा 5 में 6 एंट्री है, पैरा 6 में 2 एंट्री है। सर ये एंट्री हमें क्या बताएंगी? ये एंट्री बताएंगी कौन सा काम गुड्स की सप्लाई बनेगा, कौन सा काम सर्विस की सप्लाई बनेगा। अब इन 17 एंट्री में 4 एंट्री ऐसी हैं जिनको हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे, बाकी सभी कामों को सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। मतलब पहली बात तो ये दिमाग में लेके चलना कि कौन से काम ऐसे हैं जिनको गुड्स की सप्लाई बोलेंगे, बाकी सभी कामों को सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। सर वो 4 काम कौन कौन से हैं? एक तो 1A, अगर मैं 1A की बात करूंगा, ये काम गुड्स की सप्लाई बनेगा। क्या है वो देख लेंगे, ये काम गुड्स की सप्लाई बनेगा। 1C, ये काम गुड्स की सप्लाई बनेगा। 4A, ये काम गुड्स की सप्लाई बनेगा। 4C, ये काम गुड्स की सप्लाई बनेगा। बाकी जितने भी सभी काम है वो सारे के सारे सर्विस के हैं। तो पहले ना ये छोटी छोटी बातें हैं सर जो दिमाग में आप डाल के चलोगे ताकि पेपर में तुमसे गलती ना हो। तो पहले समझो 7-1 कैपिटल है, क्या बता रहा है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 7-1 कैपिटल है, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में कितने पैरा हैं? 6। एंट्री कितनी है? 17। 4 एंट्री गुड्स वाली, 13 एंट्री सर्विस वाली। गुड्स वाली कौन कौन सी है? 1A, 1C, 4A, 4C। आप ऐसे याद कर लो, 1A, 1C, 4A, 4C। तो अगर 1A, 1C, 4A, 4C की बात करूंगा तो ये एंट्री गुड्स वाली है। बाकी जितनी भी एंट्री आपके यहां पे निकल के आ रही हैं वो सारी की सारी एंट्री आप ये मान के चलो कि ये हमारी सारी की सारी एंट्री सर्विस की एंट्री है। तो ये वाली एंट्री सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये वाली एंट्री सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये वाली एंट्री सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। ये वाली एंट्री यहां पर सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके बाद यहां पर ये वाली एंट्री सप्लाई ऑफ सर्विस है। पैरा 5 में जितनी भी एंट्री है ये सारी की सारी सप्लाई ऑफ सर्विस में आती हैं। ये सप्लाई ऑफ सर्विस है जी, यहां पर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये सब की सब पैरा 5 वाली सप्लाई ऑफ सर्विस में आती हैं। पैरा 6 में जो 2 काम आते हैं वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस में आती हैं। आप अगर चेक करोगे 13 काम सप्लाई ऑफ सर्विस में आती है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ये दिमाग में सेट हो गया, ये दिमाग में सेट हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो पहले तो दिमाग में ये क्लैरिटी हो गई कौन सा एंट्री जो है वो गुड्स वाली है और कौन सी एंट्री जो है वो सर्विस वाली है। आई होप दिमाग में क्लैरिटी बन चुकी है। यहां तक क्लियर तो नहीं है? अब ऐसा करते हैं, पहले हम 1A देख लेते हैं, पहले 1C देख लेते हैं, फिर पहले 4A देख लेते हैं और पहले 4C देख लेते हैं ताकि गुड्स वाला काम निबेड़ देते हैं। ओए नालायक, गाना आ गया, गाना आ गया, गाना आ गया, महफिल जमेगी गाना। अबे नालायक को तुम्हें गाना ही याद रह गया क्या पूरा? मेरे को तो लग रहा है तुम एग्जाम देने के लिए जाओगे वहीं ना पगला जाओ। टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे। गाना आ गया, गाना आ गया। इधर देखो ध्यान से, तो सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि 1A और 1C, ठीक है ना, 1A, 1C, 4A, 4C, ये चारों एंट्री जो है वो गुड्स वाली हैं, बाकी सभी एंट्री जो है वो सर्विस वाली।
अब क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि ये गुड्स वाली कौन कौन सी हैं। पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं आपको, मान लो मेरा काम बोतल की सेल करने का है, मैंने आपको बोतल बेची, मेरा बोतल बेचना, क्या आपके पास इस बोतल का टाइटल ट्रांसफर हो गया नहीं हो गया? बस ये बताओ जी, क्या इस बोतल का टाइटल ट्रांसफर हो गया नहीं हो गया? फटाफट से बताओ जी। हाँ जी, जल्दी बताओ, क्या 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 टाइटल ट्रांसफर हो गया नहीं हो गया जी? जल्दी बताओ, क्या टाइटल ट्रांसफर हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया जी। अच्छा, अगर टाइटल ट्रांसफर हो गया ना, अब बहुत ध्यान सुना, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर किसी गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो गया तो टाइटल ट्रांसफर होना जो वो गुड्स की सप्लाई है। पहली बात तो समझ लो, मतलब दिमाग में ये क्लैरिटी लेकर आओ कि जहां पर भी गुड्स का, मैं दोबारा बोलूंगा, जहां पर भी गुड्स का, सर्विस का नहीं, जहां पर भी गुड्स का, टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा तो गवर्नमेंट कह रही है उसको हम गुड्स वाली सप्लाई में कवर करेंगे, सर्विस वाली सप्लाई में कवर नहीं करेंगे। ये बातें दिमाग में सेट कर लो। अगर आप गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, मैं सर्विस की बात नहीं कर रहा। पहली बात, वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो, दूसरी बात, उसका टाइटल ट्रांसफर हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, गुड्स का ना टाइटल ट्रांसफर जो होता है ना, वो इमीडिएटली नहीं होता, फ्यूचर डेट में होता है। इमीडिएटली नहीं, फ्यूचर डेट में होता है। अब फ्यूचर डेट में क्यों होता है? फॉर एग्जांपल हायर परचेज है। अब हायर परचेज में क्या होता है कि गुड्स की ओनरशिप जो है ना वो अभी नहीं जाती, गुड्स की ओनरशिप जो है वो बाद में जाती है। अब की गुड्स की ओनरशिप अभी नहीं जा रही, गुड्स की ओनरशिप जो है वो बाद में जा रही है। अब गुड्स की ओनरशिप जब बाद में जा रही है, दैट इज हायर परचेज वाला केस है, तो भी गवर्नमेंट कह रही है अगर गुड्स की ओनरशिप बाद में जा रही है, हायर परचेज वाला केस है, ओनरशिप फ्यूचर डेट में जा रही है, तो भी हम गुड्स की सप्लाई में कवर करेंगे। ये 1C है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर इमीडिएटली गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करेंगे तो वो गुड्स की सप्लाई है। अगर फ्यूचर डेट में गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करेंगे वो सर्विस की सप्लाई नहीं, वो भी गुड्स की सप्लाई बनेगा। तो सारे बच्चे एक बार यहां पे देखो जी, सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहां पे देखो जी, यहां पे एक बार चेक करना। अगर इमीडिएटली टाइटल ट्रांसफर कर देंगे तो वो गुड्स की सप्लाई बन जाएगा। अगर फ्यूचर डेट में गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर देंगे तो भी वो गुड्स की सप्लाई बनेगा, बट टाइटल ट्रांसफर करने वाला जो है वो गुड्स की ही सप्लाई बनेगा। ये दिमाग में लेके चलना। ये बात क्लियर है? सर सर एग्जांपल दे सकते हो? बोला तो है हायर परचेज। अगर आपने अकाउंट्स में चैप्टर पढ़ा हो हायर परचेज का, उसमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट चलती रहती है, ओनरशिप जो होती है वो बिल्कुल बाद में ट्रांसफर होती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा वो हायर परचेज वाला केस है, तो वहां पर टाइटल ट्रांसफर होगा बट फ्यूचर रेट में होगा, तो उसको हम गुड्स की सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। ये 1CH क्लियर है? डन। चलो बहुत बढ़िया जी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सक्षम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चे, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे देखो, अब यहां पर आओ, अब 4A और 4C में समझो, 4A और 4C में क्या है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, सारे बच्चे एक बात बताओ, मेरे ऑफिस में ना AC लगा हुआ है। हेलो भाई साहब, ओए ओए ओए, हेलो ओए, इधर मेरे ऑफिस में एक AC लगा हुआ है। अच्छा, क्या ये AC मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है या AC मेरे लिए बिजनेस के एसेट है? बताना मुझे एक बार। क्या AC मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है या AC मेरे लिए बिजनेस की एसेट है? बोलो, जल्दी बोलो, क्या है AC मेरे लिए? क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है या AC बिजनेस की एसेट है? नहीं दिख रहा ना, छोड़ो ना उसको, तुमने देख के क्या करना, क्या है नालायक। क्या AC मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है, बिजनेस की एसेट है? AC मेरे लिए बिजनेस की एसेट है। अच्छा, AC मेरे लिए बिजनेस की एसेट है, इस AC को मैंने बेच दिया, तो AC को बेच दिया तो गवर्नमेंट ने कहा AC को बेचना, ये भी गुड्स की सप्लाई बनेगा, ये 4A में आएगा। इट मींस अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस की एसेट को ट्रांसफर कर देता है या डिस्पोज ऑफ कर देता है तो वो काम जो है वो 4A में गुड्स की सप्लाई बनेगा। तो सर फिर 1A कहां लगेगा? टाइटल तो यहां पर भी ट्रांसफर हो रहा है। नॉर्मली गवर्नमेंट कह रही है 1A जो है वो स्टॉक इन ट्रेड वाले केस में है, मतलब जिस गुड्स में आप डील कर रहे हो उस केस में 1A लगेगा। जो तुम्हारे बिजनेस के एसेट है उसको अगर तुम ट्रांसफर करोगे तो 4A लगेगा। दोनों हैं गुड्स की सप्लाई, बट एक में 1A लगेगा, एक में 4A लगेगा जी। तो बिजनेस के एसेट वाले केस में 4A लगेगा। जो स्टॉक इन ट्रेड है अगर उसका तुम टाइटल ट्रांसफर कर दोगे तो 1A में एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। बस ये पर ध्यान दो जी।
क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बट अगेन पैरा तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि गुड्स की सप्लाई बनेगा या सर्विस की। पैरा इंस्टीट्यूट तुमसे मांग भी नहीं रहा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कम से कम अगर तुम्हें याद होगा तो अच्छी बात है। तुम्हें बस ये ध्यान हो कि हाँ ये जो काम है वो गुड्स की सप्लाई बनेगा। अब अगले पॉइंट पर आओ। यहां पर पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है? पॉइंट नंबर सी कहता है अगर किसी पर्सन ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, अपना बिजनेस, जैसे आपको पता होगा कोविड के अंदर बहुत सारे बिजनेस क्लोज हो गए। अच्छा, कोविड के अंदर जब बहुत सारे बिजनेस क्लोज हो गए तो उन्होंने जब एसेट खरीदी होंगी कोविड से पहले, तो क्या उस पे आईटीसी लिया होगा? लिया होगा। अब उनका बिजनेस क्लोज हो गया। अब बिजनेस क्लोज हो गया तो गवर्नमेंट कह रही जो तेरी बची हुई एसेट है या तो उसको बेच, अगर बेचेगा तो जीएसटी लगेगा, हमें जीएसटी मिल जाएगा। बट अगर तू उन एसेट को नहीं बेच रहा तो जो तेरे बिजनेस में पड़ी हुई एसेट्स हैं, उस पड़ी हुई एसेट को हम गुड्स की सप्लाई मान लेंगे, उस पे गुड्स वाला जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। बट हां, हम तेरे को छोड़ देंगे अगर एज ए गोइंग कंसर्न तूने बिजनेस आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया। एक बच्चा बार बार एक बार कह रहा है सर गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्या होता है? मेरे बच्चे, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि बिजनेस कंटिन्यू बेस पे चल रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही कि मान ले तू नहीं चला रहा, तूने एज ए गोइंग कंसर्न किसी और को दे दिया, तो बिजनेस तो चल रहा है ना। अगर बिजनेस चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस चलना चाहिए। अगर बिजनेस बंद कर दिया और तूने एसेट बेची भी नहीं, तेरे बिजनेस में जो एसेट बची है उसको हम गुड्स की सप्लाई मान लेंगे, जीएसटी लग जाएगा। या तो बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न किसी को ट्रांसफर कर, या तेरे बिहाफ पे कोई तेरा रिप्रेजेंटेटिव इस बिजनेस को चला रहा हो, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां बिजनेस क्लोज हो गया और जो तेरी पड़ी हुई एसेट है उसको हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे, अकॉर्डिंगली वहां पे जीएसटी लग जाएगा। तो यहां पर ये हमारा 4C निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब 2 मिनट रुक जाओ, अब 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। अभी 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अब सुनो ध्यान से। अब यहां पर मैंने क्या बोला? यहां पर टाइटल ट्रांसफर करना गुड्स की सप्लाई बन रहा है, बिजनेस के सेट ट्रांसफर करना गुड्स की सप्लाई बन रहा है। और अगर बिजनेस के सेट को आपने मान लो बिजनेस क्लोज कर दिया, तो जो तुम्हारे बिजनेस में बची हुई एसेट है उनको भी हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर एक बात बताओ सर कौन सा चैप्टर है? वाह, कमाल है, कमाल कर देता है। मैं क्या कमाल करता है खान साहब। इधर सुनो ध्यान से नालायक। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगला आ रहा है सर कई बार क्या होता है हम गुड्स का ना टाइटल ट्रांसफर नहीं करते, गुड्स का ना राइट ट्रांसफर करते हैं। राइट, राइट का मतलब क्या होता है? यूज करने का अधिकार देना। जैसे यूज करने का अधिकार आपको पता है मार्केट में एसी किराए पर मिलते हैं, ठीक है ना, मार्केट में एसी किराए पर मिलते हैं, ठीक है, मार्केट में टीवी किराए पर मिल जाते हैं, मार्केट में एसी किराए पर मिल रहे हैं, मार्केट में टीवी किराए पर मिल रहे हैं। इवन मार्केट में तो आजकल टॉयज जो है, टॉयज वो भी किराए पर मिल जाते हैं। तो बहुत सारी आइटम ऐसी है जो मार्केट में किराए पर मिल जाती हैं। अब अगर किराए पर मिल रही है तो क्या हमें गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किया जा रहा है? नहीं, वहां पर हमें राइट दिया जा रहा है। अब एक तो होता है खाली राइट देना, एक होता है राइट टू यूज देना। राइट का मतलब क्या होता है कि आपने मुझे यूज करने का राइट दिया, सिर्फ पोजेशन दिया, कंट्रोल मेरे पास है, जैसे मैं बोलूंगा तुम वैसे ही यूज करोगे, अपनी मर्जी से कुछ यूज नहीं कर सकते। बट एक होता है राइट टू यूज। राइट टू यूज का मतलब क्या होता है? पोजेशन भी तुम्हारे पास है, कंट्रोल भी तुम्हारे पास है, जैसे मर्जी यूज करना है करो। बट दोनों केस में टाइटल मेरे पास है, मैंने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया। मतलब तुम किसी को आगे बेच नहीं सकते, जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर आपने राइट ट्रांसफर किया या राइट टू यूज ट्रांसफर किया, दोनों केस में सर्विस की सप्लाई बनेगा। खाली राइट ट्रांसफर किया 1B में सर्विस की सप्लाई है, राइट टू यूज ट्रांसफर किया होगा तो 5F में सर्विस की सप्लाई है, बनेगा सर्विस की सप्लाई। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब सुनो ध्यान से। अब एक बार सारे बच्चे इधर सीधो सीधो के बैठो, होए सीधो के बैठो बेटे। थोड़े टाइम के बाद ना तुम्हारी कमर पता कैसे हो जाएगी? ऐसे। और तुम पता कैसे चलोगे? ऐसे चलोगे तुम, ऐसे। और डांस भी कैसे करोगे? और तुम पीछे मुड़ के भी कैसे करोगे? अबे नालायक को सीधे होके बैठा करो। तो अपने ना कभी चलने का आकार देखना। तुम्हें लग रहा है तुम सीधे चल रहे हो, तुम सीधे नहीं चल रहे, कसम से सीधे चल ही नहीं रहे तुम ऐसे चल रहे हो, ऐसे।
तुम्हारी कमर ऐसे हो चुकी है, सही बता रहा हूं मैं तुम्हें। तुम कई बार एक बार ना शीशे के सामने खड़े हो ना, तुम्हारा कंधे ऐसे झुक जाते हैं, ध्यान रखना नालायक। सुनो ध्यान से जी, अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे एक बार बिल्कुल सीधे होके बैठो जी। अब सुनो ध्यान से, एक हाथ ऐसे करो, एक हाथ ऐसे करो, और एक हाथ ऐसे करो। एक हाथ ऐसे करो, कैसे? ऐसे 1 2 3 ऐसा करो। 1 2 3, हाँ करो। 1 2 3। अब बोलना मेरे पीछे, टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे। राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे। टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे। राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे। ये ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा, टाइटल के बारे में बोला होगा, राइट के बारे में बोला होगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो किसके ट्रांसफर की बात कर रहा है। अगर वो टाइटल के ट्रांसफर की बात करेगा तो टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे। राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे। बस ये तुम देख लेना जी, क्या बात समझ में आ रही है? तो टाइटल टाइटल वाले जो है वो गुड्स बनेंगे, और राइट राइट वाले जो है वो सर्विस बनेंगे जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का आप मुझे बता दो जी। चलो इधर सुनो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे हमने कौन कौन से पैरा कर लिए हैं एक बार वो देख लो यहां पर। अब एक तो हमने यहां पे 1A कर लिया। सर जी आगे बढ़ो, सॉन्ग छोटा करो। अरे तो भानु तू आगे बढ़ जा, ऐसा करना वीडियो को उठा के आगे कर दे, फ्यूचर देख ले तू आगे मैं क्या कराने वाला हूं। क्लेश ही खत्म। भगवान से ऐसे दिव्य, ऐसा कर कई सालों की तपस्या कर, क्या पता भगवान तुझे दिव्य शक्ति दे ही दे कि आगे क्या होने वाला है। नालायक। इधर सुनो आंसर ही, ये 1A है, 1B है, 1C है, ये हमने कर लिया। उसके बाद यहां पर हमने एक पॉइंट और डिस्कस कर लिया, 4A हमने देख लिया, 4C हमने देख लिया, और साथ में 5F हमने देख लिया। ये पॉइंट हमने कर लिया जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहां पे ना 1A बताना, 1A में क्या है? टाइटल, ये हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स, क्लियर है? अच्छा 1B में क्या है? 1B में है राइट, ये क्या हो गया? सर्विस की सप्लाई। ऊपर गुड्स हो गया, सर्विस हो गया। 1C में क्या है? 1C में भी टाइटल है बट फ्यूचर डेट में है, ये हो गया गुड्स की सप्लाई, ठीक है। 4A में क्या है? 4A में गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर आपने बिजनेस की एसेट को ट्रांसफर किया तो ये गुड्स की सप्लाई है। 4C में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपने बिजनेस को क्लोज कर दिया, बिजनेस क्लोज कर दिया, तो ये काम जो है यहां पर गुड्स की सप्लाई बन जाएगा, जो भी तुम्हारा सामान वहां पर पड़ा होगा। 5F कह रहा है अगर राइट टू यूज ट्रांसफर किया तो वो काम सर्विस की सप्लाई बनेगा। ये बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, जितने भी काम हमारे बाकी सारे बच्चे हैं, क्या उसमें कोई काम भी गुड्स की सप्लाई है या सभी काम सर्विस की सप्लाई है? बताओ अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। क्या कोई भी काम जो हमारा बचा है, क्या उसमें कोई भी काम गुड्स की सप्लाई है या बाकी सारे काम सर्विस की सप्लाई है? बाकी सारे के सारे काम सर्विस की सप्लाई है, ये बात ध्यान दो। एक भी काम गुड्स की सप्लाई नहीं है। ठीक है नहीं, एक भी काम गुड्स की सप्लाई नहीं है। अब सुनो ध्यान से एक बार, बाकी काम कौन कौन से हैं और फिर आप मुझे यहां पे लिख के बताओगे, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर आप मुझे यहां पे लिख के बताओगे। अब यहां पे देखो री, पहले आते हैं पैरा 2 पे। पैरा 2A समझो। पैरा 2A कहता है अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है, बिजनेस या कॉमर्स पर्पस के लिए, तो ये सर्विस की सप्लाई है। जहां पर हमारी फेस टू फेस क्लास चलती है, वो बिल्डिंग मैंने रेंट पे ली हुई है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो रेंटिंग जो है वो 2A में कवर है, वो सर्विस की सप्लाई है। 2B कहता है अगर लैंड की रेंटिंग है, लैंड की रेंटिंग है किसी भी पर्पस के लिए,
तो वो काम भी सर्विस की सप्लाई है। मतलब बिल्डिंग रेंट पे है तो भी सर्विस की सप्लाई है, अगर लैंड रेंट पे है तो भी काम सर्विस की सप्लाई है। तो लैंड और बिल्डिंग की रेंटिंग जो है वो सर्विस की सप्लाई है पैरा 2A और 2B के अंदर। ये पॉइंट हमारा पैरा 2A 2B के अंदर आते हैं जी, लैंड और बिल्डिंग की रेंटिंग। ठीक है जी। फिर यहां पे आता हो पैरा 3। पैरा 3 क्या कहता है? पैरा 3 कहता है जो वर्क, जितने भी जो वर्कर हैं, टेलर, कार की रिपेयर की सर्विस देने वाला, मैकेनिक, जो मैकेनिक बाहर बैठे हैं, जो टेलर बाहर बैठे हैं, इनको जो वर्कर कहते हैं, जो दूसरे के गुड्स पे काम कर रहे हैं, इन सब के काम को भी हम सर्विस की सप्लाई बोलते हैं। तो जितने भी जो वर्क हैं, जितने भी जो वर्कर हैं, जो भी जो वर्कर हैं, जो टेलर हैं, जो बाहर मैकेनिक बैठे हैं, इन सब के कामों को सर्विस की सप्लाई माना जाएगा। ये पैरा 3 कह रहा है। तो पैरा 3 है जो वर्कर का, जो वर्कर के सभी कामों को सर्विस की सप्लाई मानेंगे। अगर कोई पर्सन दूसरे के गुड्स पे कोई काम कर रहा है तो वो काम सर्विस की सप्लाई है। फिर यहां पे एक आता है पैरा 4। पैरा 4 तो हमने कर लिया ना, 4A किया, 4C किया जो गुड्स वाला है। अब एक 4B भी है। 4B कहता है अगर आपने अपने बिजनेस की एसेट को प्राइवेट यूज किया, अगर आपने बिजनेस की एसेट को प्राइवेट यूज किया तो इसको हम सर्विस की सप्लाई बोलेंगे और इस पे वैल्यू निकालेंगे और जीएसटी लगेगा। आज मेरे बिजनेस में एसी है, बिजनेस में कैमरा है, बिजनेस में फर्नीचर है, उसको मैं अपने पर्सनल यूज में लेके जा रहा हूं। तो अगर पर्सनल यूज में लेके जा रहा हूं तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तू पर्सनल यूज में लेके जा रहा है बिजनेस की एसेट को तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, इस पे जीएसटी लगेगा। ये हमारा 4B है, ये हमारा 4B है। ठीक है। फिर पैरा 5। पैरा 5 में तो सभी काम सर्विस की सप्लाई है। पैरा 5 में तो सभी काम सर्विस की सप्लाई है। जैसे कि पैरा 5 में ए पॉइंट, पैरा 5 का ए पॉइंट कहता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग तो पैरा 2A और 2B के अंदर आ गई नहीं, वहां पर लैंड और बिल्डिंग की रेंटिंग है। सर फिर यहां पे क्या है? अदर देन लैंड बिल्डिंग की रेंटिंग। सर यहां पर क्या आएगा? टेलीकॉम टावर्स, सेंट्रलाइज एसी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, उनकी रेंटिंग अगर कर रहे हो तो 5A में ये काम जो है वो सर्विस की सप्लाई है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 5B कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वाले काम को सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। आज जितनी बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जितनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, बड़े बड़े बिल्डर जो फ्लैट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिन्होंने उनसे एडवांस पैसा लिया हुआ है, ये सब काम सर्विस की सप्लाई। तो कंस्ट्रक्शन वाले सभी के सभी काम सर्विस की सप्लाई बन जाएंगे 5B के अंदर। जो बाहर जितनी भी तुम कंस्ट्रक्शन देख रहे हो सब काम सर्विस की सप्लाई है। ठीक है। उसके बाद पैरा 5C आईपीआर। आईपीआर क्या होता है जी? हाँ नहीं, सारे बच्चे बताओ आईपीआर क्या होता है? इशिता वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंदिरापुरम। मेरे से पूछ ले भाई, मेरे से पूछ ले यार, मैं भी तो कहीं भी रहने वाला हूं नालायक। हाँ नहीं फटाफट बताओ आईपीआर क्या होता है? आईपीआर, आईपीआर क्या होता है? आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड नेम। तो अगर आपने ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड नेम अगर आपने इसका टेम्परेरी बेस पे ट्रांसफर किया तो ये सर्विस की सप्लाई है। ये काम जो है वो सर्विस की सप्लाई में कवर हो जाएगा अगर आप इसको टेम्परेरी बेस पे ट्रांसफर कर। अगर परमानेंट बेस पे कर रहे हो तो ये काम गुड्स की सप्लाई है। आपने कॉपीराइट दिया, ट्रेडमार्क दिया, पेटेंट दिया टेम्परेरी बेस पे, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला ये सर्विस की सप्लाई है। ठीक है जी। उसके बाद यहां पे डी आ गया जी। अब यहां पे रेंटिंग, ठीक है, यहां पे रेंटिंग, यहां पे कंस्ट्रक्शन, यहां पे आईपीआर। अगला फिर यहां पर पॉइंट नंबर डी कहता है जो आईटी सॉफ्टवेयर होते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर, जैसे यूट्यूब भी एक सॉफ्टवेयर है, गूगल भी एक सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी भी एक सॉफ्टवेयर है, जेमिनाई भी एक सॉफ्टवेयर है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी इनको अपग्रेड कर रही है, कस्टमाइज कर रही है, ये सब के सब काम सर्विस की सप्लाई है। आईटी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, कस्टमाइज करना, अपडेशन करना, ये सब काम सर्विस की सप्लाई है। उसके बाद ई नेगेटिव एक्ट, मतलब नोट टू डू समथिंग, नोट टू डू समथिंग नेगेटिव एक्ट हो गया, नोट टू डू समथिंग हो गया।
और फिर टोलरेट एनेक्ट हो गया, किसी को टोलरेट करना हो गया, ये कम सर्विस की सप्लाई है। सर टोलरेट करना कैसे हो गया? आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में डिले कर दिया तो बैंक ने तुम्हें इतने दिन टोलरेट किया, उसके लिए लेट फीस ली है, तो ये सर्विस की सप्लाई है। तुमने बिजली का बिल लेट जमा कराया, तो लेट जमा कराया तो बिजली वालों ने तुम्हें टोलरेट किया 4 दिन के लिए, तो 4 दिन की लेट फीस ली, तो उस पर गवर्नमेंट ने कहा सर्विस का जीएसटी लगेगा। क्या बात में समझ में आ रही है? उसके बाद पॉइंट नंबर एफ पे आओ, राइट टू यूज। अगर मैं राइट टू यूज की बात करता हूं तो राइट टू यूज का मतलब होता है, आपको मैंने पहले ही बोल दिया, ये सारे के सारे काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे। राइट टू यूज ट्रांसफर करना जो है वो सर्विस की सप्लाई है। तो ये सभी काम जो है वो सर्विस की सप्लाई में आते हैं, ये सभी के सभी काम सर्विस के सप्लाई में है। ठीक है जी। अब फिर यहां पर आ जाओ पैरा 6। पैरा 6 वैसे हमने पहली क्लास में कर लिया था, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, याद है? वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट वाले काम, इन दोनों काम को हमेशा सर्विस की सप्लाई मानेंगे। याद करो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट, इन दोनों को हमेशा सर्विस की सप्लाई मानेंगे, ये कॉम्पोजिट सप्लाई होते हैं। ये पैरा 6 में इन दोनों को सर्विस की सप्लाई ही माना जाता है। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पक्का पक्का? क्या इसको लोग कर सकते हैं? पक्का? अब मैं ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें एक क्रक्स लिखवाने जा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ तुमसे 5 मिनट लूंगा, एक प्लेन पेज निकाल लो जी। फटाफट एक सारे बच्चे प्लेन पेज निकाल लो, जल्दी करो, सारे बच्चे प्लेन पेज निकाल लो। लो जी, यहां पे एक बार लिखो जी, यहां पे एक बार लिख लो, क्रक्स ऑफ 7(1) कैपिटल ए शेड्यूल 2। सर आज आप सैड क्यों लग रहे हो? क्योंकि आप सैड हो। जो इंसान सैड होता है ना उसको सारे सैड ही लगते हैं। क्यों सैड है तू? है? ओए लॉलीपॉप, लोली वही तू, वही है ना? ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन आएंगे नहीं। इंस्टीट्यूट ने तेरा नाम नोट कर रखा है, इंस्टीट्यूट ने तेरा नाम नोट कर लिया है, लॉलीपॉप करेगा तेरा, ध्यान रखियो बेटे। ये तो बार बार लिखते हो ना लॉलीपॉप क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ने नाम नोट कर लिया तेरा नाम, पक्का। नालायक, सैड क्यों लग रहे हो? हाँ, खुश इंसान को भी सैड कर दोगे यार, ये बात करने लग रहे हो भाई तुम, हैं? आ जाओ, अब यहाँ पे देखो जी, इधर देखो ध्यान से जी। अब यहाँ पे आ जाओ, एक तो यहाँ पे आ जाओ पैरा 1, एक यहाँ पे आ जाओ पैरा 1। फिर यहाँ पे इधर लिखो पैरा 2। ठीक है। अभी 4 है, 4 से एक बार दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी लिखते लिखते ना एक बार दोबारा समझ लेंगे। पैरा 3। ठीक है। उसके बाद पैरा 4, यहां पे आओ पैरा 5, यहां पे आओ पैरा 6। लो जी, 6 पैरा लिखो जी। अब यहां पे लिखो जी, पैरा 1 में लिखो, पैरा 1 में है आपका, यहां पे लिखो ए, टाइटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स इमीडिएटली, टाइटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स इमीडिएटली जी, ये बनेगा एसओजी, ये एसओजी बनेगा जी। और यहां पे बी आएगा। अब बी में क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, ये बनेगा सप्लाई ऑफ सर्विस, ये बनेगा सप्लाई ऑफ सर्विस। डीटी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मेरे बच्चे, प्रैक्टिस के लिए वही नोट फॉर ऑल वाली सीरीज है,
नोट फॉर ऑल वाली सीरीज है। और यहाँ पे सी पॉइंट पे आओ, सी पॉइंट पे आओ जी। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट। ये जो है, ये काम जो है, ये भी गुड्स की सप्लाई बनेगा। अच्छा, ये भी गुड्स की सप्लाई बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? ओए ये क्या कर रहा है, विवेक नालायक। आगे, आगे लिखो जी, नालायक। यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर ए आएगा रेंटिंग ऑफ लैंड, एसओएस। रेंटिंग ऑफ लैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एसओएस। और यहां पे फिर आएगा रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग फॉर बिजनेस और कॉमर्स पर्पस। ये काम भी सर्विस की सप्लाई है। ठीक है जी। उसके बाद, उसके बाद लिखो यहां पे पैरा 3, इसमें एक ही है बस। एनी प्रोसेस ऑन another person goods, that is job work। तो इस काम को भी हम क्या बोलेंगे, सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। ये भी काम सर्विस की सप्लाई है। ठीक है जी। उसके बाद पैरा 4। अब समझो पैरा 4, जिसको पॉइंट में पैरा 4 में डाउट था जी, जिसको पैरा 4 में डाउट था, पैरा 4 का जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, ए पॉइंट कह रहा है बिजनेस की एसेट, बिजनेस की एसेट आपने ट्रांसफर कर दी। तो बिजनेस के एसेट ट्रांसफर करना यह काम गुड्स की सप्लाई है। बिजनेस के एसेट ट्रांसफर करना यह काम गुड्स की सप्लाई है। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर बी, बिजनेस की एसेट को प्राइवेट यूज करना, बिजनेस के एसेट को प्राइवेट यूज करना, यह काम जो है वो सर्विस की सप्लाई है। ये काम जो है वो सर्विस की सप्लाई है। बिजनेस के एसेट को प्राइवेट यूज करना, ये काम जो है वो सर्विस की सप्लाई है। ठीक है जी। अगर रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग विदाउट कॉमर्स हुआ तो 5A में, 5A में जाएगा तो भी सर्विस की सप्लाई है भाई। अगर बिजनेस पर्पस के लिए तो 2B में है, अगर अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए तो 5A में है वो सर्विस की सप्लाई। उसके बाद जी सी। अब यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है सी में, बिजनेस, बिजनेस आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक सेकंड रुकना, मैं लिख रहा हूं, आप एक बार लिखना। हाँ जी, बिजनेस क्लोज आपने कर दिया, बिजनेस क्लोज कर दिया। तो जो एसेट आपकी बैलेंस है, एसेट आपकी बैलेंस है, इसको हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे। इसको हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे, एक्सेप्ट, यहां पे एक एक्सेप्ट है,
गोइंग कंसर्न, एक्सेप्ट गोइंग कंसर्न केस। इट मींस अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न में चल रहा है तो यहां पे कवर नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न में नहीं चल रहा, बिजनेस क्लोज हो गया, तो फिर वो गुड्स की सप्लाई आ जाएगा जी। सर बिजनेस एसेट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट ट्रांसफर, अंशिता आप मेरे ख्याल से लेट आए हो। मैंने अभी आपको एग्जांपल अभी दिया कि मैंने घर अपने बिजनेस का एसी बेच दिया, ठीक है, बिजनेस का टीवी बेचा, बिजनेस वाला कैमरा बेचा, सब बिजनेस के एसेट है। और अगर इनको मैं अपने घर में यूज करूंगा तो यहां पे आ जाएगा जी। ठीक है जी। सर मैं आपके होठ पढ़ रही थी, क्या कह रहे हो? चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे पैरा 5 पे आओ। अब पैरा 5 में देखो, यहां पर ए पॉइंट आ गया, यहां पर बी पॉइंट आ गया, यहां पर सी पॉइंट आएगा। पैरा 5 में यहां पर डी पॉइंट आएगा। अब पहले पहले ए पॉइंट लिखते हैं जी, ठीक है, पहले ए पॉइंट लिखते हैं। अब ए पॉइंट समझो, ए पॉइंट यहां पे क्या निकल के आ रहा है। अब ए पॉइंट देखो यहां पे जी, यहां पे आ रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। उसके बाद बी पर आओ जी, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सर्विस। फिर यहां पे आओ जी आपका आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एटसेट्रा। फिर यहां पर डी पर आओ, नेगेटिव एक्ट, और यहां पे टोलरेट एन एक्ट, और यहां पर ई, ऐसे ये पॉइंट ऊपर आएगा, यहां पर आएगा टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, और यहां पे आएगा नेगेटिव एक्ट और टोलरेट एन एक्ट, ठीक है। और यहां पर एफ आएगा राइट टू यूज ट्रांसफर। अब ये सभी के सभी काम जो है ना, ये सभी के सभी काम जो है, ये सर्विस की सप्लाई है, ये सभी के सभी काम सर्विस की सप्लाई है। वेस्ट एंड स्क्रैप जो निकल के आ रहा है, अगर वेस्ट एंड स्क्रैप बेचोगे तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा भाई। भाई वेस्ट एंड स्क्रैप बेचना तो गुड्स की सप्लाई है ना, वहां तो गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो गया जी। जो कस्टम के नोट्स हैं वो इसी लिंक के अंदर मिलेंगे जी, जो लिंक आपको ऊपर दिख रहा है इसी लिंक के अंदर मिलेंगे, जो मैंने लिंक पिन किया हुआ है। डन जी। सी पॉइंट लिखा है आईटी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, आईटी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट। अब यहां पे लिखो पैरा 6 में आओ फटाफट से। अब पैरा 6 में ए पॉइंट है, पैरा 6 में बी पॉइंट है। अब ए लिख लो यहां पर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। और फिर यहां पर बी पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट सर्विस। लो जी बस, अब ये आपका, अब जाके ये पैरा खत्म हो जाता है जी, ये पूरा शेड्यूल 2 खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है लेबर प्लस मटेरियल। जैसे आप कई बार ठेके पे काम नहीं देते कि भैया मटेरियल भी तेरा लेबर भी तेरी, बताइए काम कितने का करेगा, वो कहता है 1 लाख रुपए, मटेरियल मेरा लेबर मेरी, इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जहां पर सिर्फ और सिर्फ लेबर की बात होती है वो कंस्ट्रक्शन की बात होती है, जहां लेबर प्लस मटेरियल दोनों की बात होती है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? हाँ, अगर आईपीआर का टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हो फिर वो गुड्स की सप्लाई में आएगा जी। बिजनेस सेल करना तो स्लम सेल होता है जी, बिजनेस सेल करना तो स्लम सेल होता है, उसको स्लम सेल कहते हैं। स्लम सेल पे नॉर्मली जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता एक्सेप्ट सम केसेस जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? पैरा 6 का एफ पॉइंट क्या है? पैरा 6 का नहीं, पैरा 5 का एफ पॉइंट है। पैरा 5 का एफ पॉइंट है राइट टू यूज को ट्रांसफर करना। अगर आपने किसी गुड्स का राइट टू यूज ट्रांसफर कर दिया तो पैरा 5 एफ है, वो सर्विस की सप्लाई बनेगा जी। उसमें है मेरे बच्चे, कस्टम के नोट्स उसी में है, एक बार आप जाके देखोगे कस्टम के नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी। अब बहुत हो गया, देखो अब हमें रिवीजन करनी है भाई। 11 दिन में जीएसटी खत्म करना है, ऐसे 11 दिन में जीएसटी खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैराथन होती तो फिर इससे स्पीड फास्ट चलती,
ठीक है, अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पर शेड्यूल 2 हमारा खत्म हो गया, इसी के साथ ही हमने यहां पर 7-1 कैपिटल ए भी अपना कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ही हमने 7-1 कैपिटल ए भी अपना खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब जाके हमारा 7-1 भी खत्म हो गया और अब जाके हमारा 7-1 ए भी खत्म हो गया। 7-1 ने बताया सप्लाई में क्या आएगा, 7-1 कैपिटल ए बता रहा है किसकी सप्लाई बनेगा, ये सारी बातें 7-1 कैपिटल ए में है। ठीक है जी, अब जो हम यहां पे अब आईपीआर का टेम्परेरी ट्रांसफर सर्विस की सप्लाई है, आईपीआर का परमानेंट ट्रांसफर गुड्स की सप्लाई है। चल सकता हूं आगे जी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की सप्लाई माना जाएगा हमेशा, रेस्टोरेंट वाले काम को भी हमेशा सर्विस की सप्लाई माना जाएगा जी। चल सकता हूं आगे जी, पक्का पक्का लॉक कर दूं इसको जी, डन ना। चलो अब सुनो ध्यान से, नेगेटिव एक्ट का मतलब मेरे बच्चे होता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा उसके लिए आप मुझे पैसे दे रहे हो। भाई याद करो पीजीपी का चैप्टर ने हमने किया कि फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे बोला कि तुम पढ़ाना बंद कर दो, तुम मेरे से 5 करोड़ रुपए ले लो। अब मैं अपना प्रोफेशन कैरी नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे 5 करोड़ मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्ट। तो इस काम पर भी सर्विस का जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब सुनो ध्यान से, अब इधर देखो, अब यहां पे आओ। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं 7-2, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। 7-2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ये बात ध्यान दो। 7-2, हाँ अब शेड्यूल 3 आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, शेड्यूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे 7-2 समझो पहले 7-2 है क्या। 7-2 कहता है जो काम हमने 7-2 में लिखे हैं, थोड़ा सा बोरिंग फील होगा आपको जी, क्योंकि इसके अंदर मैं मुजरा करके नहीं दिखा सकता, जो चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। ठीक है ना, जो चीजें हैं हमें पढ़नी है। तो जो काम गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, जो काम 7-2 में हम लिखने जा रहे हैं, ना ये काम गुड्स की सप्लाई बनेगा और ना ये काम सर्विस की सप्लाई बनेगा। मतलब 7-2 में जो लिखा हुआ है उस काम को ना तो गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, मतलब इस काम पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। ओ भाई साहब, ओए होए ओए ओए, हेलो ओ भाई साहब, हेलो, क्या कह रहा है? कह रहा है जो काम मैं 7-2 में लिखूंगा ना वो काम गुड्स की सप्लाई बना है ना वो काम सर्विस की सप्लाई बना है, कोई जीएसटी को ना लग गया ना, कोना लग गएगा भाई। सर कितने काम ऐसे हैं जो काम पे जीएसटी ना लगेगा? भाई मेरे सुन, 7-2 में 2 क्लोज हैं, एक तो क्लोज नंबर है ए, एक क्लोज नंबर है बी। क्लोज नंबर ए कहता है जो शेड्यूल 3 में हमने लिखा है उन कामों पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ना वो काम गुड्स की सप्लाई है और ना वो काम सर्विस की सप्लाई है। सर ऐसे शेड्यूल 3 में कितने काम है? पहले यहां पे 8 काम हुआ करते थे, अब यहां पे 10 काम है। अब यहां पे 10 काम है, मतलब 10 पैरा शेड्यूल 3 में है। पैरा ध्यान रखना, शेड्यूल 1 में 4 पैरा, शेड्यूल 2 में 6 पैरा, शेड्यूल 3 में 10 पैरा। और फिर क्लोज बी कहता है कुछ गवर्नमेंट ऐसे काम नोटिफाइड कर सकती है जिन कामों पे हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, ना उनको गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना उनको सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। सर क्या गवर्नमेंट की ऐसी कुछ नोटिफिकेशन आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है, और वो नोटिफिकेशन भी हमें पढ़नी है। वो नोटिफिकेशन कौन कौन सी है वो भी हमारे एग्जाम का मैटर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले ऐसा करते हैं, पहले ना हम बात करते हैं शेड्यूल 3 की। पहले हम बात किसकी करते हैं? हम शेड्यूल 3 की बात करते हैं। अब यहां पे आ जाओ, शेड्यूल 3 में टोटल मिला के 10 पैरा कौन कौन से हैं। अब यहां पे है पैरा 1, यहां पे पैरा 2 है, यहां पर पैरा 3 है, यहां पर पैरा 4 है, यहां पर पैरा 5 है, यहां पर पैरा 6 है, यहां पर पैरा 7 है, यहां पर पैरा 8 है, और मान लेते हैं यहां पर पैरा 9 है और यहां पर पैरा 10 है। ठीक है जी, अब सारे बच्चे पहले ये बात समझ लो, पैरा 1 2 3 4 5 6 ये सबके एग्जाम में है। सीए वाले बच्चे हो, सीएस वाले बच्चे हो, सीएमए वाले बच्चे हो, सबके एग्जाम में पहले 6 पैरा हैं। पैरा 7 और 8 ये सीए के एग्जाम में नहीं है, आई थिंक सीएमए के एग्जाम में है, शायद सीएमए और सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के एग्जाम में है। फिर 9 10 जो है ये सबके एग्जाम में है। 9 10 अभी की अमेंडमेंट है, 9 10 जो है अभी की अमेंडमेंट है, तो मोटा मोटी पैरा 6 और 9 10 ये सबके लिए करने हैं। 7 और 8 जो है वो सीएस एग्जीक्यूटिव की फैमिली के बच्चों के लिए है। आई थिंक सीएमए के सिलेबस में भी है बट सीए के सिलेबस में नहीं है।
अब एक बार वन बाय वन देखते हैं। पहले एक बात मेरे को बताना, जो काम यहां पे लिखा होगा क्या उन कामों पे जीएसटी लगेगा? पहले बस मेरे को ये बता दो जी, जो भी काम यहां पे लिखा होगा क्या उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, बस मेरे को ये बता दो जी। जो भी काम यहां पे लिखा होगा क्या उस पे जीएसटी लगा होगा या नहीं लगा होगा, बताओ। लगेगा नहीं लगेगा जी? जल्दी बताओ। नहीं लगेगा जी, नहीं लगेगा। अच्छा, इसको हम नेगेटिव लिस्ट भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव लिस्ट भी कह सकते हैं। इन काम पे जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब जो भी काम यहां पे होंगे इन कामों पे जीएसटी नहीं लगाना। सबसे पहला काम समझो, पैरा वन में क्या है? पैरा वन ये है कि अगर कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, उसके बदले में सैलरी ले रहा है, इस सैलरी पे जीएसटी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इस सैलरी पे जीएसटी नहीं है जी। सैलरी पे जीएसटी नहीं होगा जी। सैलरी पे जीएसटी क्यों नहीं है भाई? सैलरी पे इनकम टैक्स है। तो पहली बात ये समझ लो, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए जो काम करेगा इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए जो सैलरी मिल रही है, सैलरी पे जीएसटी नहीं है। हाँ, अगर कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है अदर देन एम्प्लॉई वाला, जैसे प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, ये उसके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में नहीं है, उसके लिए प्रोफेशनल फीस मिल रही है, हो सकता है उस पर जीएसटी लग जाए। एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर वाले काम पे जीएसटी नहीं लगेगा। पहला काम तो ये हो गया। क्लियर? खत्म? खत्म? लॉक कर दूं? दूसरा दूसरा फिर गवर्नमेंट कहती है पैरा टू। पैरा टू में गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, कोई कोर्ट और कोई ट्रिब्यूनल अगर ये सर्विस देगा, इन सर्विस पे भी जीएसटी नहीं है। जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया, एनसीएलटी हो गया, ठीक है ना, एनसीएलटी हो गया, एनसीएलएटी हो गया। तो ये सब ट्राइब्यूनल हैं जो लॉ में एस्टेब्लिश हैं। तो ये जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन कामों पे कोई जीएसटी नहीं है। इन कामों पे भी कोई जीएसटी नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद पैरा 3, एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैग, मतलब ये लोग जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये लोग जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही हम तो यार जनता के लिए काम कर रहे हैं यार, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। देखो हमने कितना पोल्यूशन खत्म कर दिया, दिल्ली में इतनी हमने साफ हवा कर दी कि भैया लोग बाहर आके, स्पेशल घर से बाहर आके सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनको अच्छी सांस मिल जाए। इतनी क्लीन हवा कर दी गवर्नमेंट, कह रही हम तुम्हारे लिए तो काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी हवा देखो दे रहे हैं, बिल्कुल पोल्यूशन मुक्त हमने दिल्ली कर दिया। मतलब AQI तो मेरे ख्याल से 0 हो गया, AQI तो है ही नहीं। AQI तो मेरे ख्याल से 1-2 चल रहा है। इतनी मतलब इतना खुला खुला फील हो रहा है सांस लेते हुए, जैसे कितनी बढ़िया सांस आ रही है। तो गवर्नमेंट कह रही हम तो तुम्हारे लिए काम करते हैं यार, हम तो तुम्हारे लिए काम करते हैं। MP है, MLA है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कैग है, सब देश की सेवा में काम कर रहे हैं। इन कामों पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बात में समझ में आ रही है? हाँ, तो और क्या, AQI तो बिल्कुल ही क्लीन हो गया ना भाई साहब। पता नहीं हम सांस ले रहे हैं या कूड़ा अपने अंदर घुसा रहे हैं। कई बार तो इतना मतलब समझ लो, कोई आप समझो यार, कोई इंसान की वैल्यू ही नहीं रहेगी यार, कोई केयर नहीं कर रहा हमारी। मैं सही बता रहा हूं सर, केयर नहीं कर रहे कोई हमारी, कोई लाइफ की वैल्यू ही नहीं रहेगी। जितना AQI इस टाइम है, जितना AQI इस टाइम है, आप कम से कम दिन में बिना पिए हुए भी 20 से 25 सिगरेट पी रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते। और जो सिगरेट पी रहे हैं वो सोच लो डबल कितनी सिगरेट पी रहे होंगे, कितने लंग्स हमारे खराब हो रहे हैं। क्या परवाह है, किसको परवाह है? जो जिनको जिन जो जो ये बैठे हैं, ये इनके 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 तो ऑफिस में लगे हुए हैं सर एयर प्यूरिफायर, और एक से एक एयर प्यूरिफायर लगे हुए हैं। ये तो 5-10 AQI के अंदर रहते हैं, ये तो उससे बाहर भी नहीं आते। चलो छोड़ो, उस बात पे बात नहीं करते। ठीक है, तो मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया इनके कामों पे जो है, इनके कामों पे तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इनको हम यहां से बाहर निकालेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ, पैरा 4। पैरा 4 गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जब कोई बंदा एयर पोल्यूशन है, तो आपको पता कई लोग मर भी रहे हैं, कई लोग मर भी रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, बहुत लोग मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा जब लोग मर जाएंगे तो उनकी शमशान यात्रा निकलेगी, शमशान घाट में जाएंगे, दाह संस्कार होगा, क्रियाक्रम होगा। ठीक है, ये सारे के सारे काम जो होते हैं मरने के बाद, तो उनके मरने के बाद जो काम किए जा रहे हैं, एम्बुलेंस की सर्विस ली जा सकती है, इन कामों पे कोई भी जीएसटी नहीं है। तो फ्यूनरल, बुरियल, क्रीमेटोरियम सब यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहती है।
ठीक है, इन कामों पे गवर्नमेंट कह रही कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है जी। फिर पैरा 5 पे आओ। पैरा 5 क्या है? पैरा 5 है सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। भाई लैंड और बिल्डिंग की सेल पे गवर्नमेंट कह रही है कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लैंड और बिल्डिंग की सेल पे जीएसटी क्यों नहीं है? रीजन क्योंकि वहां पे स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो लैंड और बिल्डिंग की सेल पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। पैरा 5 पैरा 6 है एक्शनेबल क्लेम पे कोई जीएसटी नहीं है अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में कितने क्लेम आएंगे? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में 6 एक्शनेबल क्लेम आएंगे। 6 एक्शनेबल क्लेम कौन कौन से? बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कैसीनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन 6 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा। बाकी सभी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये पैरा 6 है। ठीक है ना? तो एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है वो पैरा 6 में कवर है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? सर डीएलएफ तो जीएसटी देता है आप कह रहे हैं। अब बेटे डीएलएफ क्यों जीएसटी देता है? कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी दे रहा है वो। डीएलएफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आप बनी बनाई बिल्डिंग, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, आप वो बिल्डिंग सेल कर रहे हो तो मतलब ही पैदा नहीं होता। वहां पे जीएसटी लगे, वहां पे स्टैंप ड्यूटी लगती है। डीएलएफ जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बेच रहा है, जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बेच रहा है, उस पर जीएसटी की बातें हो रही हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी बिल तो देखो उसका। ठीक है ना? सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग की सेल पे कोई जीएसटी नहीं। हमने इतनी बिल्डिंग, ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकल लाइफ में, अभी हमने एक घर बेचा, घर खरीदा, कोई जीएसटी की बात नहीं होती। वहां पे स्टैंप ड्यूटी की बात होती है जी। यस हार्दिक, यस। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से जी। अब यहां तक हमारा पैरा 6 है। यहां तक हमारा पैरा 6 है। अब यहां पे आओ, पैरा 7 और 8 पे आओ। अब ये पैरा 7 और 8 जो है ये कस्टम से रिलेटेड है। अब तुमने अभी अभी कस्टम पढ़ा है, ठीक है ना? नहीं, यहाँ सप्लाई के चैप क्वेश्चन जो करने हैं आपको एक बार बुक से करने पड़ेंगे या नोट फॉर ऑल वाली सीरीज से करने पड़ेंगे। यहाँ तो मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि ये हम रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अलग से डले हुए हैं। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। अभी अभी हमने कस्टम पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी कस्टम पढ़ा है। अभी मैंने कस्टम पूरा यूट्यूब पे कराया है। ये बता दो बस, कस्टम ड्यूटी हम कब पे करते हैं? सारे बच्चे बस ये बता दो, हम कस्टम ड्यूटी कब पे करते हैं? जब सामान बाहर से आता है तब पे करते हैं, या जब सामान घर के लिए क्लियर होता है तब पे करते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जी। जब सामान बाहर से आता है तब कस्टम पे करते हैं, या जब सामान घर के लिए क्लियर होता है तब कस्टम पे करते हैं? बताओ, जल्दी बोलो। कब 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 कस्टम ड्यूटी पे करते हैं? जब सामान क्लियर होता है। यही बात तुमने पढ़ी थी ना, जब सामान घर के लिए क्लियर होता है तब कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। याद है वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, उस टाइम पर हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। ये पैरा 7 और 8 उसी के हैं। वो कह रहा है अगर घर की क्लियरेंस से पहले आपने उस सामान को बेच दिया किसी दूसरी पार्टी को, आपका सामान कस्टम के वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, आपने वहां पर पड़े हुए सामान को बेच दिया, तो कोई तुम्हारे हाथ में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो बंदा वहां से क्लियर करेगा वो कस्टम और वो जीएसटी पे करेगा, तुम पे नहीं करोगे। मतलब अगर मैं बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, अगर उससे पहले मैं गुड्स की सप्लाई कर देता हूं तो गवर्नमेंट ने का कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जो घर के लिए क्लियर करेगा वो जीएसटी पे करेगा। ये बात पैरा 7 और 8 में लिखी है। फिर एक पॉइंट यहां पे और लिखा है, एक सामान इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर जा रहा है बिना इंडिया में एंटर हुए, उस पर क्यों जीएसटी लगेगा जी? अब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जा रहा है, इंडिया में एंटर ही नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने का कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ना ये गुड्स की सप्लाई है, ना ये सर्विस की सप्लाई है। तो अगर बाहर से बाहर सामान जा रहा है बिना इंडिया में एंटर हुए, या आपने घर की क्लियरेंस से पहले सामान बेच दिया, इन कामों पर गवर्नमेंट कह रही कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा पैरा 7 और पैरा 8 डन। वंशी का बहुत है, बहुत है। डन, लोग कर दो इसको जी। अब यहां पे आ जाओ। अब यहां पे देखो पैरा 9 और पैरा 10, ठीक है जी? पैरा 9 और पैरा 10, पैरा 9 और पैरा 10। अब यहां पे आ जाओ। सर आप गुस्सा नहीं, ये तो प्रॉब्लम है, गुस्सा नहीं आता ना, गुस्सा नहीं आता। मैं कोशिश करता हूँ गुस्सा, कई बार घर पे भी गुस्सा
करने की कोशिश करता हूँ, छोटी छोटी बीवी है, बोल देती है मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं कई बार मुंह बनाता भी हूँ गुस्से वाला, ऐसे नहीं बनता। वो हंसी, उसको हंसी छूट जाती है, बताओ, फिर सारा मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है। ठीक है नहीं सर, पैरा 7 और पैरा 8 लिखवा दो। मैंने लिखवाया था, रेगुलर बैच में लिखवाया हुआ है आपको। पैरा 7 और 8 मैंने रेगुलर बैच में लिखवाया हुआ है, इस नोट्स में नहीं मिलेगा आपको। मैंने रेगुलर बैच में पैरा 7 8 भी लिखवाया है और 9 10 भी लिखवाया है जी। 9 10 भी लिखवाया है। चलो अब सुनो ध्यान से, अब एक बार यहाँ पे आओ, इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन क्या है कि पैरा 9 और पैरा 8 ये क्या है जी। पैरा 9 जो है वो है कोई इंश्योरेंस का, और पैरा 10 जो है ये है रे इंश्योरेंस। इसको एग्जामिशन नहीं कह सकते जी, एग्जामिशन अलग चीज होती है जी, एग्जामिशन अलग चीज होती है। तो पैरा 9 जो है वो को इंश्योरेंस का है, पैरा 10 जो है वो री इंश्योरेंस का है। अब ये को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, अब एक बार मैं तुम्हें यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे देखो जी एक बार, दो मिनट जी। हम्म। लो जी, अब एक बार यहां पे आओ जी, अब एक बार यहां पे आओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब ये लो जी, अब एक बार यहां पे चेक करना जी, अब एक बार यहां पे चेक करो। ओए 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 ओए, छोड़ दे भाई फोन यार, तो मैसेज बाद में कर लियो भाई। क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ रहते हो। मैं भी वहीं रहता हूँ, बस आधे घंटे दूर हूँ। जूम करके फोटो देखने वालों नालायकों, इधर देखो ध्यान से। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे आओ, अमेंडमेंट यहाँ पे एक बार चेक करना, पैरा 9 जी, एक बार चेक करो पैरा नंबर 9 देखो जी, यहाँ पे पैरा नंबर 9 क्या है। पैरा नंबर 9 देखो यहाँ पर क्या है जी, वो कह रहा है नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई, यहां पर दो पॉइंट्स नए ऐड किए हैं, एक बार चेक करो पैरा 9 क्या है जी। यहां पे देखना पैरा 9 कह रहा है एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, को इंश्योरेंस प्रीमियम by the lead insurer to the co-insurer for the insurance service jointly supplied by lead insurer and co-insurer to the insured in co-insurance agreement subject to the condition that the lead insurer pay the GST on the entire amount of premium paid by the insured। बच्चा कह रहा क्या है ये, है कहां पर से दो 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 वर्ड समझ में आए हैं, लीड इंश्योरर को इंश्योरर, बस, और तो पता ही नहीं क्या इसने क्या बोल दिया। चलो एक बार पैरा 10 भी पढ़ लो, क्या कह रहा है पैरा 10 देखो।
सर्विस बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन और द री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट जीएसटी इज पेड बाय द री इंश्योरर ऑन द ग्रोस reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer inclusive of the said ceding commission or reinsurance commission. आहा सुनो ध्यान से, आपको मैं इजी वे में समझाता हूँ, इजी वे में समझाता हूँ। हाँ अब्बा डब्बा अब्बा 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 अभी रुको, अब्बा डब्बा करते हैं एक बार। अब यहाँ पे एक बार तो देखो ध्यान से जी, अब सुनो ध्यान से जी, अब प्लीज बातचीत नहीं। यहां पे एक बार एग्जांपल देखो, एक जैसे मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। अब ये दिल्ली एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट को इंश्योरेंस कराना है। उसने बोला कि एक इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मुझे अपने एयरपोर्ट का इंश्योरेंस करवाना है, आप कितने रुपए लोगे? तो यहां पर इंश्योर जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट है, लीड इंश्योरर जो है मान लो फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। उसने बोला कि मैं तुम्हारा इंश्योरेंस कर दूंगा और मैं तुमसे 10 लाख रुपए पर एनम का प्रीमियम लूंगा और मतलब इसके साथ में जीएसटी भी लूंगा, तो 18% 1,08,000 रुपए का मैं जीएसटी भी लूंगा। मैं बस आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, इस कंपनी का इंश्योरेंस किया किसने? उसने किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लगता है कि यार मैं सारा रिस्क क्यों बियर करूं, तो इसने क्या किया, इसने आगे 2 लोग पकड़ लिए कि ऐसा करते हैं हम मिलके आपस में इस कंपनी का इंश्योरेंस करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आईसीआईसीआई वाले ने चेक कर लिए, सब फाइलिंग वाइलिंग उसने कंप्लीट कर ली। अब ये आईसीआईसीआई वाला आगे 2 कंपनी को अपना इंश्योरेंस देने जा रहा है, एक तो एचडीएफसी एग्रो करके और एक बजाज अलायंस करके। ये क्या है? ये को इंश्योरर है। को इंश्योरर मतलब जो उसके साथ में इंश्योरर है, बट मेन इंश्योरर कंपनी जो है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? बहुत ऐसा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। जब बड़ी बड़ी कंपनी का इंश्योरेंस करते हैं तो वो आगे अपने इंश्योरेंस को स्प्लिट कर देती है उनको को इंश्योरेंसर को। तो अब यहां पे 10 लाख रुपए का प्रीमियम इसने दिया, ठीक है, अब इसने को इंश्योरेंस दे दिया। अब यहां पे क्या है, 3 लाख रुपए अब ये देगा इसको एचडीएफसी को, और 2 लाख रुपए मान लो वो इसको देगा यहां पर बजाज अलायंस को कि भैया 3 लाख का प्रीमियम मैं तुम्हें दे रहा हूं और 2 लाख का मैं तेरे को दे रहा हूं, 50% रिस्क मैंने कवर कर लिया, 50% तुम कवर कर लो जी। भाई दोनों 50-50 रिस्क कवर करते हैं, 50 मेरा हो गया, 50 तुम्हारा रिस्क हो गया। मैं आपसे बस एक बात जानना चाह रहा हूं, सोच के बोल देना, अब जो 5 लाख और ये 3 लाख रुपए का प्रीमियम इनसे चार्ज किया जा रहा है, क्या इस पे अब दोबारा से जीएसटी लगेगा, या ऑलरेडी जब 10 लाख पे जीएसटी लग चुका है तो इस पे दोबारा से जीएसटी नहीं लगेगा? बस ये जानना चाह रहा हूं जी, मेरे को सारे बच्चे बस ये बता दो जी। जब ऑलरेडी लीड इंश्योरर ने जो प्रीमियम लिया उस पे पूरे पे जीएसटी ले लिया, तो क्या अब जो आगे वो प्रीमियम दे रहा है, मतलब वो जो सामने वाली पार्टी प्रीमियम चार्ज कर रही है, क्या दोबारा से जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है नहीं लगेगा, क्योंकि जब लीड इंश्योरर वाले केस में जीएसटी लग चुका है तो यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो वही बात लिखी है, जीएसटी ऑलरेडी पेड वंस बाय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ऑन 10 लाख, नो जीएसटी ऑन 3 लाख और 2 लाख, सेंड टू को इंश्योरर, क्योंकि इसको हम कोई भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं मानेंगे, यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पैरा 9 है, बस क्लियर है? ये हमारा पैरा नंबर 9 एप्लीकेबल है। पैरा 9 बस इतनी सी बात कह रहा है। क्या समझ में आ गई जी? मैंने इंश्योरेंस किया, फिर मैंने आगे इंश्योरेंस स्प्लिट कर दिया को इंश्योरेंस को, तो इस वाले केस में अगर जीएसटी लग गया तो आगे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट इतनी सी बात कह रही है पैरा 9 के माध्यम से। अब यहां पे पैरा 10 क्या जी? अब यहां पे पैरा 10 क्या? देखो पैरा 10, पैरा 10 क्या है? पैरा 10 ये है, मान लो मिस्टर शर्मा पॉलिसी होल्डर है, वो 1 लाख रुपए प्लस में जीएसटी पे करें स्टार हेल्थ को, ये इंश्योरर है। अब ये क्या करता है, इस इंश्योरेंस का आगे एक और इंश्योरेंस करवा लेता है, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। कोई इंश्योरेंस नहीं, ये अपने इंश्योरेंस का एक और इंश्योरेंस करवा लेता है। अब ये क्या करता है, जीआईसी के पास जाता है री इंश्योरेंस के लिए, और ये री इंश्योरर है।
उसने क्या बोलता है, टू सिक्योर इट्स ओन रिस्क, वो अपना रिस्क सिक्योर करने के लिए आगे कंपनी के पास जाता है। वो कहती है मैं तेरे से 40,000 रुपए का प्रीमियम चार्ज करूंगी, प्लस में आपका जीएसटी चार्ज करूंगी। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है। अब ये स्टार हेल्थ कहता है कि मैं तेरे पास आया हूं, तेरे को मैंने बिजनेस दिया है, क्योंकि सारा काम तो मैंने किया था भाई, यहां पर इसका इंश्योरेंस, इसके डॉक्यूमेंट सारा कुछ मैंने ले लिया था, ठीक है। फिर मैं तुझे इस इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करवाने के लिए आया हूं, तो ऑलरेडी कंप्लाइंस तो मैंने सारे कर ही रखे हैं, तो अब मैं तेरे पास एक बिजनेस लेके आया हूं, तू मुझे इसके कमीशन दे। इस कमीशन को बोलते हैं सीडिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? सीडिंग कमीशन। अब क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है, मैं आपसे बस एक बार जानना चाह रहा हूं, जब यहां 40,000 पे पूरे 18% जीएसटी लग चुका है, अब इस 40,000 में से जब वो कमीशन काटेगा, 5,000 पे मान लो कमीशन काट ली, 35,000 पे कमीशन काटने के बाद उसको दिए, देखो लिखा ना 5,000 पे डिडक्ट और बाकी 35,000 पे उसको दे दिए। तो क्या जब 40,000 पे पूरे जीएसटी लग चुका है, क्या उस सीडिंग कमीशन के अमाउंट पे दोबारा से जीएसटी लगेगा? तो गवर्नमेंट कह रही ऑब्वियस सी बात है, नहीं लगेगा जी। और यही पैरा 10 कह रहा है। पैरा 10 बस इतनी सी बात कह रहा है कि जब ऑलरेडी आपने इस प्रीमियम पे जीएसटी पे कर दिया है, तो सीडिंग कमीशन के अमाउंट पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सीडिंग कमीशन का मतलब होता है कि मैंने अपना बिजनेस लाके उसको आगे दिया, उसके बिहाफ पे सारा काम पहले मैं कर चुका था, इसके लिए मुझे कमीशन चाहिए, इस कमीशन में कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहां पे जीएसटी पूरे प्रीमियम पे ऑलरेडी यहां पे लग चुका है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा पैरा नंबर 10 है बस, ठीक है। तो अब जाके हमारा पूरा शेड्यूल 2 खत्म हो जाता है। अब जाके सॉरी शेड्यूल 2 नहीं, शेड्यूल 3, अब जाके हमारा पूरा शेड्यूल 3 खत्म हो जाता है। तो ये टोटल मिला के 10 पैरा हैं जो हमें दिमाग में लेके चलने हैं, ठीक है। पैरा 9 दिमाग में लेके चलो। पैरा 9 ऐसा ऐसा देखो, सिंपल से एक बात ध्यान दे लो, चाहे कोई इंश्योरेंस हो, चाहे री इंश्योरेंस हो, चाहे कोई इंश्योरेंस वाला केस हो, चाहे री इंश्योरेंस वाला केस हो, कोई इंश्योरेंस वाले केस में जब दोबारा से प्रीमियम दिया जाएगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरे अमाउंट पे जीएसटी जा चुका है। री इंश्योरेंस वाले केस में सीडिंग कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम के अमाउंट पे जीएसटी जा चुका है, तो सीडिंग कमीशन पे दोबारा से जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। नहीं स्क्रीनशॉट क्यों लेना है यार, ये नोट्स उसके अंदर है तो है, ये सारे नोट्स उसके अंदर है भाई, तभी कभी वो लिंक खोल के भी देख लिया करो। बार बार मांगते हैं लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है, लिंक दे रखे, उस लिंक को बेटे क्लिक करोगे ना, उसमें नोट्स हैं, ये जीएसटी अमेंडमेंट के नोट्स उसमें दिए हुए हैं, तो इसको वो क्यों करना है जी। डन। क्या लॉक करें? यस, सीडिंग वाले में, री इंश्योरेंस वाले केस में सीडिंग कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगा जी। चलो जी, अब एक बार अगले पॉइंट के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे इधर देखो ध्यान से। अब यहां पर एक बार फटाफट से आना जी। तो ये हमारा पैरा नंबर 7A हो गया। अब यहाँ पर 7A तो हमने कर लिया जी, ठीक है। 7A हमारा यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे हमारा शेड्यूल 3 भी हमारा हो चुका है। अब बस कुछ नोटिफिकेशन हमारी बैलेंस बची है जी, ठीक है। कुछ नोटिफिकेशन हमारी बैलेंस बची है, देन हमारा पूरा सप्लाई का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। फिर हमारा सप्लाई का चैप्टर यहाँ पे पैक हो जाएगा जी। लो जी, अब यहां पे आ जाओ। अब ये कुछ नोटिफिकेशन है, बस इसको पैक करते हैं, देन फिर हमारा सप्लाई का चैप्टर खत्म है। अच्छा, इसके बाद सुनो कौन सा चैप्टर कराऊंगा कल से, कौन से चैप्टर की रिवीजन कराऊंगा। सुनो, कल हम चैप्टर कौन सा करेंगे? कल हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो इस बार के तुम्हारे एग्जाम के अंदर पक्का पक्का बनेगा, 100% बनेगा। वो चैप्टर हम करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी वाला, कॉम्पोजिशन लेवी वाला करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे वैल्यूएशन, उसके बाद फिर हम करेंगे वैल्यूएशन। ये सारे एक एक लेक्चर में हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम चैप्टर करेंगे वैल्यूएशन के बाद आपका आरसीएम वाला, आरसीएम और एग्जामिशन वाला, वो हम चैप्टर रिवाइज कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। तो इस तरह से हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन सबके लिए है, ठीक है। चलो अब यहां पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट सर्कुलर देख लो,
पहला सर्कुलर तो बिल्कुल आसान है कि जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं उनके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, तुम्हारे घर के बाहर जो वो नाली होती है वो ओवरफ्लो होती रहती है, मतलब ऐसा है कि तुम्हारे घर के बाहर की नाली वो ओवरफ्लो हो रही है, ऐसा है, नाली ओवरफ्लो हो रही है, उसमें से वो समझ गए ना? हाँ, तो वैसे उबाल खा खा के, तो ऐसा कुछ तो नहीं होता ना, नाली साफ होती है ना पूरी। अच्छा, लाइट वाइट लगी पड़ी है तुम्हारी गली में, है लाइट वाइट, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है ना, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो अगर ये सारा काम गवर्नमेंट कर रही है मतलब म्युनिसिपैलिटी कर रही है, तो ये फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं इन पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो, इन पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अब जो एल्कोहलिक लीकर है, अब एल्कोहलिक लीकर पे तो जीएसटी नहीं है, बट एल्कोहलिक लीकर का जो लाइसेंस होता है, जो लोग लाइसेंस लेते हैं उस लाइसेंस की फीस पे भी गवर्नमेंट कह रही जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, तो लीकर के लाइसेंस की फीस पे भी जीएसटी नहीं है। अदर लाइसेंस की फीस पे जीएसटी लग सकता है, लीकर के लाइसेंस की फीस पे गवर्नमेंट कह रही यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो लीकर के लाइसेंस की फीस को यहां से बाहर निकाला गया, लीकर के लाइसेंस की फीस पे गवर्नमेंट कह रही कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अब ये एक बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, ये तो आपको मैंने क्लास के अंदर ही बताया था, एक बात मेरे को सोच के बताओ, मान लेते हैं ये मिस्टर वीजी हैं, मिस्टर वीजी के दो बिजनेस हैं, एक तो मान लो बिजनेस 1 है और एक मान लो बिजनेस 2 है। बिजनेस 1 जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का है और ये जो है इसका बिजनेस जो है ये रिपेयर का है। ठीक है, अब इसके पास एक ट्रक है, ये ट्रक खराब हो गया, अब ये जो है वो हरियाणा में है और ये जो बिजनेस है वो रिपेयर वाला दिल्ली में है। अब ये ट्रक सही होने के लिए यहां पे जा रहा है और सही होके ट्रक वापस आ रहा है। मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं, इस इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन है? बिल्कुल डिस्टिंक्ट पर्सन है, बट मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन तो है, बट जो यहां से यहां ट्रक मूव हुआ रिपेयर पर्पस के लिए, क्या ट्रक की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा या रिपेयर की सर्विस पे जीएसटी लगेगा? बस ये बता दो जी, मतलब क्या ट्रक की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा या रिपेयर की सर्विस पे जीएसटी लगेगा? बस तुमसे ये बात जानना चाह रहा हूं मैं, जीएसटी किस पे लगेगा? ट्रक की वैल्यू पे जीएसटी लगाओगे या रिपेयर की सर्विस पे लगाओगे? बताओ किस पे लगाओगे भाई? जो यहां से वहां ट्रक रिपेयर पर्पस के लिए गया फिर रिपेयर होने के बाद वापस आ गया, तो क्या ट्रक पे जीएसटी लगा दोगे क्या? नहीं, तुम ये मान लो कि ट्रक की सप्लाई हुई है, भाई ट्रक की सप्लाई थोड़ा हुई है, ट्रक की सप्लाई तो रिपेयर पर्पस के लिए हुई है बस। तो जो ये कन्वेंस यहां से वहां गया या कोई अगर टूल या कोई स्पेयर पार्ट्स अगर यहां से वहां गया, तो गवर्नमेंट ने कहा ये गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं माना जाएगा, जो रिपेयर की सर्विस है उस रिपेयर की सर्विस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो वही बात यहाँ पे है, तो देखो जी, इनको ना तो गुड्स और सर्विस की सप्लाई मानेंगे, हम जो जीएसटी लगाएंगे वो रिपेयर और मेंटेनेंस की सर्विस पे यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ मेरे बच्चे, ओए हेलो इधर, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। प्रिंटिंग, बताओ प्रिंटिंग को क्या मानू? हेलो ढोकले, हेलो ओए ओए ओए, हाँ प्रिंटिंग को बताओ, प्रिंटिंग को क्या मानू? प्रिंटिंग गुड्स है या सर्विस है? सर 6 को रिवीजन क्लास नहीं है यार, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो 7 को हमारे घर की शिफ्टिंग होनी है, फरीदाबाद हम शिफ्ट हो रहे हैं, अभी मैं इंदिरापुरम रहता हूँ तो इंदिरापुरम से फरीदाबाद हम शिफ्ट हो गए, तो फरीदाबाद हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो 7 तारीख को हमारे घर की शिफ्टिंग है, तो 7 तारीख को तो तुम्हारी क्लास मुश्किल हो पाएगी, 7 तारीख को क्लास नहीं होगी, तो हो सकेगा तो मैं 6 तारीख को तो क्लास होगी, उसके बाद 7 तारीख को क्लास नहीं होगी, 8 तारीख को क्लास होगी, तो 8 तारीख को शायद मैं तुम्हारी सुबह क्लास लूंगा, क्योंकि 8 तारीख को मैं पुणे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे अभी सीए वाले बच्चों का रिजल्ट आया है, तो सीए वाले बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है 9 तारीख की, संडे की, तो संडे को तो वैसे भी चलो हमारी क्लास होती नहीं है, 9 तारीख को तो संडे है, संडे को हमारी क्लास नहीं होती, तो 8 तारीख को मैं तुम्हारी सुबह क्लास ले लूंगा, फिर मैं पुणे जा रहा हूँ, 9 तारीख को मैं पुणे रहूंगा, 10 तारीख को फिर मैं पुणे से वापस आऊंगा, तो होपफुली 10 तारीख को तुम्हारी क्लास अगर होगी तो फिर वो शाम को होगी, वो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, होगी तो शाम को होगी, फिर 11 तारीख से जो क्लास होगी वो नॉर्मल होगी जी।
पुणे यार प्रेस्टीज पॉइंट के अंदर आऊंगा वैसे मैं। पुणे प्रेस्टीज पॉइंट है तो वहां पर मैं आऊंगा, हमारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर मैं आऊंगा जी। ठीक है, अब थोड़ा सा ये है कि टाइम कितना मिल पाएगा बच्चों से मिलने का वो थोड़ा सा अभी कंफर्म नहीं कर सकता, बट पुणे आ जरूर रहा हूँ। ठीक है जी, 11 को खत्म जीएसटी, हाँ मतलब 11 या 12 खत्म कर देंगे। अब 11 दिन जीएसटी खत्म, 11 दिन जीएसटी खत्म एक टैग लाइन है, 15 दिन भी लग सकते हैं यार ऐसे में। 11 दिन जीएसटी खत्म एक टैग लाइन है, मुंह पे चढ़ा लो बस। 15 दिन लगा देंगे, अच्छे से खत्म कर लेंगे जीएसटी। तुम भी कैसी बात करते हो, ये हमारे बीच का प्राइवेट बात होती है। हाँ चलो इधर सुनो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी। थैंक यू सो मच कार्तिक, थैंक यू। अब यहाँ पे आना, अब एक बार प्रिंटिंग की बात करो। प्रिंटिंग बताओ गुड्स है या सर्विस है? जल्दी बोलो, प्रिंटिंग फटाफट से बता दो मेरे को, प्रिंटिंग। हाँ फटाफट से बताओ जी, प्रिंटिंग बताओ, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग को गुड्स मानो या सर्विस मानो? तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है भाई, प्रिंटिंग को गुड्स मानो या सर्विस मानो, ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रिंट करा रहे हैं। अगर उसमें प्रिंटिंग कंटेंट ज्यादा है, अगर उसमें प्रिंटिंग कंटेंट ज्यादा है तो भैया फिर गवर्नमेंट कह रही है सर्विस की सप्लाई है। अगर प्रिंटिंग कंटेंट उसमें कम है फिर गवर्नमेंट कह रही है वो गुड्स की सप्लाई में कवर होगा। जैसे मान लो आपने आपने मैगजीन प्रिंट कराई है, न्यूज़पेपर प्रिंट कराया है, बुक्स प्रिंट कराई है, एनुअल रिपोर्ट प्रिंट कराई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सर्विस की सप्लाई है। बट अगर आपने टिश्यू पेपर हो गया, नेपकिन हो गया, मान लो विजिटिंग कार्ड हो गया, बॉक्सेस हो गया, अगर आपने ये प्रिंट कराए हैं फिर गवर्नमेंट कह रही है वो गुड्स की सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। तो वही बात यहां पे लिखी है, अगर आपका प्रिंटिंग कंटेंट ज्यादा है तो फिर वो सर्विस की सप्लाई है, और अगर प्रिंटिंग कंटेंट थोड़ा सा कम होगा उस केस में उसको हम गुड्स की सप्लाई में कवर करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। डन, लोग करें। अगला देखो जी, फूड बताओ। अब जो पेशेंट को खाना पीना मिल रहा है, अच्छा वैसे हेल्थ केयर की सर्विस एग्जम्प्ट होती है, वैसे हेल्थ केयर की सर्विस जो होती है ना वो एग्जम्प्ट होती है। अब हेल्थ केयर की सर्विस वैसे एग्जम्प्ट होती है, बट जो आपको पता है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं उनको साथ में कई बार पेशेंट को खाना पीना मिलता है। अब पेशेंट को जो खाना पीना मिलता है तो गवर्नमेंट कह रही है उस खाने पीने को ना हम हेल्थ केयर का ही पार्ट मानेंगे, वो सर्विस एग्जम्प्ट है। और जो अटेंडेंट को खाना पीना मिल रहा है उस पर जीएसटी लग सकता है। जो पेशेंट वाला खाना पीने तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई है, वो हेल्थ केयर सर्विस है, उस पर गवर्नमेंट कह रही है हम जीएसटी एग्जम्प्ट कर देंगे, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही बात यहां पे लिखी है। तो फूड सप्लाई टू इन पेशेंट एज एडवाइस बाय डॉक्टर इज ए पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, तो वो हेल्थ केयर सर्विस है, अलग से टैक्सेबल नहीं होगी। जो विजिटर है, अटेंडेंट है, उनको जो खाना पीना मिल रहा है उस पर जीएसटी की बातें हो सकती है। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आओ, ये बस बॉडी बिल्डिंग और ये रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स आप इग्नोर भी कर सकते हो जी। ठीक है, क्योंकि ये केस टू केस पे डिपेंड करता है, इसको हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे या सर्विस की सप्लाई मानेंगे। अब यहां पे एक बार और, अब सिनेमा हॉल की बात करते हैं जी। अब बता तुम्हें सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखने जाते हो तुम? मूवी देखने, मूवी देखने नहीं जाते तो वहां पे तुम देखते होंगे अंदर वो नाचोस मिलते हैं, पॉपकॉर्न मिलते हैं। ये भी एक पॉपकॉर्न ले आओ, है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न मिलते हैं, नाचोस मिलते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही बेटे वो जो अंदर दुकानें होती है ना उसको रेस्टोरेंट की सर्विस कहते हैं। तो जो सिनेमा हॉल के अंदर दुकानें हैं उसको रेस्टोरेंट की सर्विस कहते हैं, उनको रेस्टोरेंट की सर्विस मान के रेस्टोरेंट वाला जीएसटी लगेगा। बट अगर आपने मूवी की टिकट ऑनलाइन बुक कराई है और साथ में खाना पीना भी बुक कराया, आप जाओ बुक माई शो पे, आप मूवी की टिकट बुक कराओ, फिर वो तुमसे पूछता है हाँ भाई नाचोस भी लोगे, पॉपकॉर्न भी लोगे, अगर तुमने कॉम्बो बुक कराया है फिर गवर्नमेंट कह रही वैसे ये मिक्स सप्लाई है, बट अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया इसको हम कॉम्पोजिट सप्लाई मान लेंगे, और कॉम्पोजिट सप्लाई मान के पूरी वैल्यू पर मूवी की टिकट के जीएसटी का रेट लगा देंगे। बस ये पर ध्यान दो, कितना खतरनाक है बताओ यार। आप समझो, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब कमाल की बात देखो, कमाल की बात क्या निकल के आ रही है कि मूवी की टिकट प्लस में साथ में खाना पीना, ये कॉम्बो है, ये मिक्स सप्लाई, बट गवर्नमेंट कह रही हम ये कॉम्पोजिट सप्लाई मान लेंगे और पूरी सप्लाई पर मूवी की टिकट का जीएसटी का रेट लगा देंगे। देखो यहां पर क्या लिखा है, वो यहां पे लिखा है।
तो इसको रेस्टोरेंट सर्विस मानेंगे। और अगर साथ में खाना पीना भी इकट्ठा बुक कराते हैं तो ये बंडल कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो पूरी सप्लाई को हम मूवी की टिकट का जीएसटी लगाएंगे जी। ठीक है जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे देखो होल्डिंग और सब्सिडरी। अब अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही है तो भैया शेयर्स ना तो गुड्स है और शेयर्स ना तो सर्विस है। तो अगर शेयर्स ना तो गुड्स है, शेयर्स ना तो सर्विस है, तो ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना उस पे सर्विस की सप्लाई मानेंगे, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा जी। अब आगे बताओ वारंटी। अच्छा, आप में से किस किस को पता है कि जब तुम कोई मार्केट से नया सामान लेके आते हो साथ में वारंटी भी मिलती है? वारंटी मिलती है। अच्छा, वारंटी में जो स्पेयर पार्ट्स चेंज होते हैं कई बार तो वो फ्री में होते हैं। तो जो स्पेयर पार्ट्स फ्री में चेंज हो रहे हैं, क्या उस पे अब जीएसटी लगेगा? क्यों लगेगा? उसका प्राइस तो मेन सप्लाई में इंक्लूड होगा ना यार। आपने वारंटी में फोन का, लैपटॉप का कोई पार्ट चेंज कराया, फ्री में चेंज हो गया, क्या कोई जीएसटी लगाएं? नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब पैसे ही नहीं तो जीएसटी क्यों लगेगा? अच्छा, अगर उसने बोला ये पार्ट वारंटी में इंक्लूड नहीं होता, इसके इतने पैसे अलग से लगेंगे, क्या अब उस पे जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो वही बात देखो यहां पे लिखी हुई है जी। अगर फ्री रिपेयर है नो जीएसटी, और अगर वो अलग से प्राइस चार्ज कर रहा है तो जीएसटी लगेगा जी। और यहां पे कोई भी आईटीसी का रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि इसका पैसा जो है वो ओरिजिनल सप्लाई में इंक्लूड है। ये बात ध्यान देना जी। हाँ, वो तो ऑब्वियस ही बात है, आपके ऊपर ऑप्शनल है कि आपको नहीं, एडिशनल वारंटी की बात नहीं कर रहा मैं। एक्सटेंडेड वारंटी अलग है, मैं तो जो कंपलसरी वारंटी है उसकी बात कर रहा हूं। अब अगर सामान तुम्हारा विद इन वारंटी हो गया फ्री में तो कोई जीएसटी नहीं है। अगर उसने कुछ एडिशनल पैसे लिए उस पर फिर जीएसटी लगेगा जी। पेशेंट और अटेंडेंट सप्लाई। अच्छा, पेशेंट और अटेंडेंट आप उसकी बात कर रहे हो, खाना पीना मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है। गवर्नमेंट ये बात करी गुड्स की, रेस्टोरेंट है तो सर्विस की सप्लाई में कवर करेंगे। देखो री वही बात यहां पे आ गई ना। अगर अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। और जो एक्सटेंडेड वारंटी है, अच्छा आप में से किस किस को पता है एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है? भाई साहब भाई साहब भाई साहब, 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले लो। 2 साल की तो साथ में है, 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और ले लो। अब बताओ अब क्या होगा? अब 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और ले लो तो गवर्नमेंट कह रही है अगर ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पर ही आपने ये ले ली तो एक कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो फिर जीएसटी लगेगा मेन सप्लाई वाला। और अगर एक्सटेंडेड वारंटी बाद में ली है फिर ये सेपरेट सप्लाई है, फिर इस पे जीएसटी अलग से लगेगा। मिलती है एक्सटेंडेड वारंटी। हाँ, वो तो ऑप्शनल है, मूवी के टिकट के साथ खाना पीना ऑप्शनल है। वो तो आपको अगर आप ले रहे हो तब वो कॉम्पोजिट सप्लाई है, नहीं ले रहे तो फिर वो क्यों आएगा? फिर तो सिर्फ मूवी के टिकट पे जीएसटी लगेगा जी। आईटी से तो मिलेगा ही मिलेगा। जहां पैसे चार्ज हो रहे हैं, जहां तुम जीएसटी पे कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आईटी से तो मिलेगा ही मिलेगा जी। देखो लिखा तो आईटीसी अलाउड है जी, आईटी से आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे कंसाइज किया हुआ है 2 पेज के अंदर, और अब जाके हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे सप्लाई का खत्म हो जाता है जी। डन जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जाके हमारा ये चैप्टर खत्म। अब यहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जो हम करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी वाला। हाँ, एक्सटेंडेड आप कभी भी लोगे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है जी। मेरा आ गया ना? लाइक करो सारे बच्चे। 2 लाख सब्सक्राइबर करने हैं बेटे, 2 लाख। अगर आप दिसंबर से पहले कर दोगे मान जाऊंगा तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तुम मुझे प्यार करते हो। और वो कब होंगे? जब तुम दोस्तों के साथ में, हर बच्चे के साथ में शेयर करोगे कि भाई टैक्स के लिए अगर रिवीजन देखनी है तो यहां से देख ले। देखो हर आदमी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं पहले ही अगर किसी बच्चे को मेरे में कुछ कमियां लगती हैं तो आप मुझे एडवाइस करें, उस कमियों को मैं इंप्रूव करूंगा। नहीं तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे सॉरी बोल सकता हूं। बट हर एक आदमी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा हूं आप सभी कुछ। ठीक है जी, मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा हूं, और अब उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं जी। ठीक है, तो अच्छा एक बात मेरे को बताओ। अब यहां पर मेरे को ये बता दो बस, अब तुम ये बता दो कि अब कल जो हम करेंगे कल हम करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी वाला जी।
कल जो हम करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी वाला करेंगे जी। सर एक बच्चा कह रहा है डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है। मेरे बच्चे डेल क्रेडिट एजेंट ही होता है जिसमें सब कुछ रिस्क जो होता है वो सामने वाले का होता है। जैसे एक नॉर्मल एजेंट होता है, मैंने तुम्हें सामान बेचने को दिया, तुमने आगे बेच दिया, उधार में बेचा, उसने पेमेंट नहीं की, तो तुम पेमेंट करने के ऑब्लिगेशन में नहीं हो, वही पेमेंट करेगा, नहीं तो मेरी पेमेंट मर जाएगी। बट अगर तुम डेल क्रेडिट एजेंट हो, इसका मतलब क्या है, मैंने तुम्हें सामान दिया आगे बेचने को, अगर वो बंदा पेमेंट नहीं करेगा तुम मुझे पेमेंट करोगे, तुम इसके ऑब्लिगेशन में हो। मतलब जहां पर रिस्क तुम्हारा आ गया, जहां पर रिस्क तुम्हारा आ गया कि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा उसके बिहाफ पे तुम मुझे पेमेंट करोगे, मतलब मेरी पेमेंट सही है, मेरी पेमेंट कंफर्म है, मेरी पेमेंट सेफ है, फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है इस एजेंट को बोलते हैं डेल क्रेडिट एजेंट। हाँ हाँ, कल कॉम्पोजिशन स्कीम खत्म हो जाएगी जी, कल कॉम्पोजिशन स्कीम खत्म हो जाएगी। सर एक शायरी सुना दो, शायरी सुनो ध्यान से, शायरी सुनो ध्यान से मेरे बच्चों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चक दो फट्टे, ठीक है, लोग कर दें। एग्जामिशन की भी क्लास होगी जी, बिल्कुल जी, एग्जामिशन की भी क्लास होगी, पक्का पक्का। क्वेश्चन आप ऐसा करो ना, ये बुक आपके पास तो है ही है, इस बुक के क्वेश्चन अभी जाके प्रैक्टिस करो। आपके पास बुक है ना, नहीं अगर बुक नहीं है वो लिंक, जल्दी उस लिंक को सेव करो अभी, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, उस लिंक को कॉपी करो, कहीं पर पेस्ट करो, सेव करो। उस लिंक में जीएसटी का क्वेश्चन बैंक है, सप्लाई के चैप्टर पे जाओ, सप्लाई के चैप्टर के क्वेश्चन अभी आधा घंटा लगा के ट्राई कर लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा कि तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आने वाली क्लास में उस डाउट्स को मैं ले लूंगा। सेव कर लिया सबने, पक्का पक्का ना, क्योंकि फिर वीडियो खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेव कर लो। उसमें जीएसटी क्वेश्चन बैंक के नाम से एक फाइल है, या प्रैक्टिस मैनुअल के नाम से एक फाइल होगी, उसको डाउनलोड करो, सप्लाई के चैप्टर पे आओ, क्वेश्चन कर लो जी। और ध्यान रखना कल की क्लास की टाइमिंग जो है, कल की क्लास की टाइमिंग 12 बजे है जी। कल हम वही 12 बजे क्लास रख लेंगे, कल हम मिलेंगे 12 बजे। और अब मैं क्लास कर दूंगा प्राइवेट, तब तक आप इसको लाइक करो, कमेंट करो और जल्दी से फटाफट देख लो, देन उसके बाद शाम तक इसको प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी। सेक्शन 8 हो तो चुका है, सेक्शन 8 तो मैंने सबसे पहले करवाया था, सेक्शन 8 तो मैंने सबसे पहले करवाया था मेरे बच्चे।